वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने अपने बिजनेस लॉ के पेपर में सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस सब्जेक्ट में कितने हमारे चैप्टर हैं? कितने चैप्टर हमारे इस सब्जेक्ट में? कितने चैप्टर? 7। और इस 7 चैप्टर में एक्ट कितने पढ़ने हैं? 6 एक्ट पढ़ने हैं। अब हमने जिससे उठाया है ये भी एक एक्ट है, ये भी एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, बस यही वजह नहीं है इसे पहले पिक करने का। इसका रिलेवेंसी, इसका कनेक्शन आगे आने वाले चैप्टर्स में है, इसीलिए हमने पहले इसको पिक किया ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्या रहे, इंप्रूव रहे। हमारा जो है वो पहला नियम, पहला रूल, मोबाइल एक बार देख लीजिए, साइलेंट है और आपके बैग के भीतर है, ना वो पॉकेट में रहे और ना ही जो है वो डेस्क पे रहे, उसको बैग में रख दीजिए। आइए, अब हमने यहां पे बात किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। हमने एक डिस्कशन किया था कि चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कमर्शियल लाइफ हो, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉमिस करते हैं, किसी से कोई वादा करते हैं, और जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस अगर फुलफिल ना हो तो हमारा जो है वो एग्जिस्टेंस मुश्किल में आ जाएगा। जैसे हम एक सामान खरीदने के लिए गए, हमें बोला गया था कि हम फलाने डेट को आपको सामान दे देंगे, एन वक्त पे बोला नहीं देंगे। हम कमर्शियल डील करते हैं, हम खरीदने के लिए रॉ मटेरियल गए, उन्होंने बोला था हम आपको रॉ मटेरियल देंगे। हमने उसी बेसिस पे जो है वो आगे फिनिश गुड्स, यानी कि हम चेयर बनाते थे, हमने आगे जो है वो बड़े सारे चेयर का टेंडर ले लिया। जो हमें प्लास्टिक सप्लाई करता वो एन वक्त पे किसी दूसरे को दे देता है क्योंकि उसने ज्यादा पैसा दे दिया है। कहने का मतलब है कि हम अगर इंडिविजुअल और पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं तो भी अगर डिनाई हो रहा है, कमर्शियल कैपेसिटी में जा रहे हैं तो भी डिनाई हो रहा है, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन कुछ नहीं था, बस जाइए लड़ाई लड़िए, जो ताकतवर है वो दूसरे को बजा के आएगा। कहा सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा नहीं चल सकता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें कोई लॉ बनाना था, क्योंकि जब तक कोई कानून नहीं, जब तक कोई लॉ नहीं, तब तक कोई चीज क्या नहीं कहलाएगा, कॉन्ट्रावेंशन नहीं कहलाएगा। तो हमने कौन सा जो है एक्ट, कौन सा लॉ बनाया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमें जो कवर करने हैं वो कवर करने हैं 9 यूनिट्स। कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? 9 यूनिट्स। और इस 9 यूनिट्स में अभी हमने जहां हमला किया है वो है यूनिट 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बारे में हमने बात किया था कि ये जो आपका यूनिट है, ये यूनिट आपके बाकी सारे के सारे 9 यूनिट्स का एक तरह से इंट्रोडक्शन देता है। इसीलिए यहां पे कुछ चीजें जो आपका थोड़ा सा अनक्लियर रहेगा वो और कहां जाकर के क्लियर होगा, जब हम उसके रेलिवेंट किस में जाएंगे, यूनिट में जाएंगे, तो और जो है वो हमारा क्लियर होता जाएगा। तो यहां पे हमने जो है वो सबसे पहले कहा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा कि अगर किसी ने प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो ऐसे केस में हम उसे कौन सा रिमेडी देंगे, लीगल रिमेडी देंगे। लेकिन इसके लिए पहला शर्त क्या रखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, कि वो क्या होना चाहिए, वो सबसे पहले जो है वो कहा कि ये क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है तो जाकर के जो है मैं पिक्चर में आऊंगा, अदरवाइज मैं पिक्चर में नहीं आऊंगा। यानी उस चीज का क्या होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट। और किसी चीज के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जल्दी बताइए कौन कौन सा चीज होना जरूरी है? 2 बेसिक एलिमेंट, एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हमने एक एक करके पढ़ना शुरू किया। किसी चीज के एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना जरूरी है? कहा कि वो जो है वो ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कंसिडरेशन। घबराइएगा नहीं, कंसिडरेशन अलग से ही हमारा एक यूनिट भी है। और कंसिडरेशन हमने क्या बोला, समथिंग इन रिटर्न। वेरी गुड, समथिंग इन रिटर्न, ये वर्ड है कंसिडरेशन के लिए। पैसे ही जरूरी नहीं है, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपके लिए कोई काम कर दिया ना, आपने मुझे पैसे दिए ना मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपके लिए कुछ काम किया, आपने मेरे लिए कुछ काम किया। उल्टा भी है, कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन है। मैंने आपके लिए कुछ काम किया, बदले में आपने बोला कि ठीक है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, ये भी बेसिकली क्या हुआ, ये भी जो है कंसिडरेशन है। आपने मुझे बोला सर आप यहां पढ़ाओ पैसे देंगे, कंसिडरेशन है। सर आप यहां नहीं कहीं और ना पढ़ाओ, हम आपको क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो कुछ करना, कुछ नहीं, समथिंग इन रिटर्न इज व्हाट, कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट के लिए जो है वो सबसे पहला चीज जो है वो क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपने ऑफर दिया, जो ऑफर दे उसे क्या बोलते हैं, पूरा सारे नाम बताइए, जो ऑफर दे उसे क्या बोलते हैं, ऑफरर और प्रपोजल और प्रोमिजर। प्रोमिस से बना है कौन सा वर्ड, प्रोमिजर, ठीक है। जो है वो उसे एक्सेप्ट करे उसे क्या बोलते हैं, ऑफरी बोलते हैं और प्रोपोजी बोलते हैं और एक्सेप्ट, प्रोमिसी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका एक और नाम हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा,
एक्सेप्टेड, उसमें कंसिडरेशन का जैसे ही तड़का लग गया वो क्या बन गया, एग्रीमेंट। कहा ठीक है, एग्रीमेंट बना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट फर्दर होने के लिए एक और चीज क्या होना पड़ेगा, इन्फोर्स बाय लॉ। और इन्फोर्सबल बाय लॉ के लिए हमने कहा था कौन कौन सा चीज होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, बाइंडिंग। और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसमें क्या है, लीगल। और लीगल ऑब्लिगेशन है बॉस, इसका मतलब है ना आप अपने बात से मुकरेंगे ना मैं मुकरूंगा, बाइंडिंग है दोनों के ऊपर। और ये लॉ के द्वारा ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ। पापा जो आपको पैसे दे रहे हैं ये पापा का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, नेचुरल ऑब्लिगेशन है। कल को चाहे तो आपको पैसे दे, नहीं चाहे तो ना दे। मेरे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये लीगल ऑब्लिगेशन है। मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं आपके कोर्स को क्या करूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, समय पे खत्म करूंगा। ये मेरे और आपके बीच में नेचुरल ऑब्लिगेशन नहीं है। कैसा ऑब्लिगेशन है, ना मैं मुकर सकता हूं ना आपका अगर फी ड्यू है तो आप फी देने से क्या हो सकते हैं, मुकर सकते। इसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। और अगर कोई भी अपने प्रॉमिस से मुकरा तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको क्या मिलेगा, लीगल रेमेडी मिलेगा। जो नुकसान आपको हुआ वो नुकसान आपको कोर्ट ऑफ लॉ क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अब जब हमने ये दोनों चीज देख लिया तो हम जो है किस पे पहुंच गए कि हम कॉन्ट्रैक्ट जान गए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दो एग्रीमेंट, दो तरह के एग्रीमेंट ऐसे हैं जो एग्रीमेंट तो हैं लेकिन क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहला बताइए कौन सा था, सोशल मैटर के लिए, चलिए भाई घूमने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, मंदिर में चंदा दूंगा, मस्जिद में चंदा दूंगा, गुरुद्वारे में आकर के लंगर में कंट्रीब्यूट करूंगा। ये सारे के सारे तरह के चीज क्या है, सोशल मैटर। आपके बर्थडे में आऊंगा, ये जितने भी तरह के चीज हैं वो क्या है, सोशल मैटर के लिए होता है। और ये सिर्फ एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल। क्यों लॉ के द्वारा, देखिए सीक्वेंस बनाते हुए चलिए, क्यों लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि यहां लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो। तो जब ये होगा ही नहीं तो हम आपको लीगल रिमेडी कैसे देंगे। हाँ ये आप बोल सकते हैं, यार तू तो गद्दार निकला, आया नहीं वहां पे, जो बोलना है बोलिए। आपने बोला था मंदिर में चंदा देंगे, नहीं दिया, भले हनुमान जी आकर के 4 गधे सपने में मारे, लेकिन कोई आपका लीगली कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। चलिए, इसी पे हमने जो है एक केस लॉ देखा था, और वो दूसरा किस चीज पे था, जो हमारा था कि डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। याद रखिएगा, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि हमें लीगल रिमेडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम कह रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रिमेडी मिलेगा या नहीं मिलेगा। दुनिया भर के कानून बने हुए, 17,000 एक्ट रूल रेगुलेशन हमारे ऊपर इंपोज हैं। जब हम इंडिया में हैं, यहां तो इतने कानून बने हुए हैं, थूक फेंकने तक का कानून है, स्पिटिंग का। नहीं यकीन हो तो खोल के देखिएगा। अगर आप जो गूगल वगैरह पे 200 रुपए का फाइन पेनल्टी, अगर किसी भी जगह आपने स्पिट किया तो, हर चीज के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी किसी को कुछ बोली तो होता, अच्छा बड़ा चौधरी मता दिखाइयो जरा कहां लिखा है, यही दिखाइयो जरा कहां लिखा है करते करते तो हमने लिखते लिखते कितने कानून बना दिए, 17,000 से ज्यादा हमारे पास क्या है, कानून है, जो अपने डोमेस्टिक लॉज है। इंटरनेशनल लॉ को तो छोड़िए, ये हमारे देश के कानून है। कहा और जितने एक्ट है रहने दीजिए, हम एक को पकड़े हुए हैं, क्या नाम है उसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और वो कहता है कि अगर देर इज डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, डोमेस्टिक अरेंजमेंट, रामदीन ने बोला था राम दुलारी को कि राम दुलारी तू बच्चों का ख्याल रख, माँ पापा का ख्याल रख, मैं जा रहा हूं बाहर शहर, कमाऊंगा और तुझे हर महीने 5,000 रुपया भेजूंगा। बाद में पता चला उसे हरिया के साथ क्या है, राम दुलारी का चक्कर है, गुस्सा आया, पैसा देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। राम दुलारी कोर्ट ऑफ लॉ जाती है, लेकिन कोर्ट कहता है कि अनफॉर्चुनेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको हम कोई रिमेडी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हुआ, ये नेचुरल ऑब्लिगेशन है। सो इट इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू लीगल रेमेडी। और इसी में हमने एक छोटा सा बात बोला था कि आपके दिमाग में जो बार बार आता है कि सर मिलता तो है, हम जो उनको कंपनसेशन देते हैं, कोर्ट जो है वो कंपनसेशन दिलाता है जब जो है वो आपका किसी के साथ डिवोर्स वगैरह होता है। तो मैंने तो बोला ही, हम किस लॉ को पढ़ रहे हैं, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, बाकी लॉज के अकॉर्डिंग होता है, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस ऑब्लिगेशन। कहने का मतलब है कि वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो वर्क नहीं करता है, जो रिमेडी जो आपको देना है वो दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग दीजिए। आइए, फिर हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो एक केस लॉ भी देखा था, कौन सा था,
बालफर वर्सेस बालफर। और ये जो नाम दोनों में बालफर वर्सेस बालफर था, ये सरनेम है, इसीलिए मैंने बोला ये केस किसके बीच में, मिसेस बालफर एंड मिस्टर बालफर के बीच में। सारा कुछ सेम है, वही रामदीन राम दुलारी वाला ही हाल है, बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पे मिस्टर और कौन है, मिसेस बालफर है। हमारे केस में वो दिल्ली में आकर के काम करता था, यहाँ पे वो जो है वो क्या कर रहा है, सिलोन में जाकर के काम कर रहा है, और वाइफ उनकी कहाँ रह रही है, इंग्लैंड में। उनके साथ भी सेम ही चीज है, हमने बोला हरिया के साथ चक्कर, इन्होंने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोला कि क्या है, अनफेथफुल हो गई तो देना बंद कर। कोर्ट ने बोला फाइन, मिस्टर बालफर ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई क्या रिलेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चलिए, इसके बाद हमने जो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या देखा था, डिफरेंस देखा था। और याद रखिए, ये जो डिफरेंस हमने देखा था, इसमें सही में निकल करके एक मेजर चीज आया, बाकी तो हमने बात बनाया था, लेकिन हमें बात बनाना भी कभी कभी आना चाहिए। जब क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहे, अगर 3 नंबर या 5 नंबर का है तो हमें तो लिखना पड़ेगा चीजों को। तो इसमें बात बस एक ही है, और वो है कि एक में आपका एग्रीमेंट में जो है वो कोई जो है आपका लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लीगली इन्फोर्सेबल है। उसी बात को हमने जो है वो किस मैनर में लिखा था, कंपैरिजन इन पॉइंट किया था या पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन किया था। इस क्वेश्चन को हमेशा पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, मतलब एक बात अगर इधर लिखा तो उसका जवाब इधर दीजिए, इधर लिखा तो उसका जवाब इधर दीजिए। लेकिन यही अगर इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नेसेसरली क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये लिखा तो क्या हुआ, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन लिखा सब बात। ये देखिए ना, पहले वाले पॉइंट को यहां लिख दिया, इस पॉइंट को यहां लिख दिया, कंटेंट सेम है, इसको हमने यहां कर दिया और इसको यहां कर दिया, कंटेंट थोड़ा ना बदला है, लेकिन अरेंजमेंट बदल गया। अब ये पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन नहीं है, ये क्या हो गया, कंपैरिजन इन पॉइंट। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन था तो अब आपको 4 से ज्यादा नहीं आ सकता, जबकि कंटेंट सेम है। और इसी को किसमें लिख देते हैं आप, पैराग्राफ में। पहले एग्रीमेंट लिखते हैं, उसके नीचे 4 पॉइंट बजाते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसके नीचे 4 पॉइंट मेंशन किया। सब कुछ तो सेम किया, लेकिन अब इस बार 3 से ज्यादा आने वाला नहीं है। करेंगे ये बात हम लोग फिर से भी, जब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, राइटिंग के लिए स्पेशल सेशन, जैसे हमारा ये यूनिट क्या होगा, खत्म होगा, उसके बाद एक यूनिट के बाद। चलिए, इसके बाद जो है वो हम लोगों ने देखा था कि इतने चीज के बाद सेक्शन 10 जो है वो पिक्चर में आया, और सेक्शन 10 आकर के जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बस इतने ही चीज है, यही 2 चीज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। कहा नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तब सेक्शन 10 बोलता है कि मैं जिन चीजों को कह रहा हूं उन चीजों का होना भी जरूरी है, तब ये चीज क्या कहलाएगा, तब ये चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहलाएगा। उन चीजों का होना जरूरी है, तब ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। कहा ठीक है, और कहा कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बातें कहां लिखी हुई नहीं है, सेक्शन 10 में, लेकिन उसका भी होना क्या है, जरूरी है। तो पहले हमने किसको पढ़ा था, जो किसमें दिया हुआ है, सेक्शन 10 में। आइए सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था, देखते हैं कितना आपको ध्यान है। क्या होना चाहिए ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट तो हमने पूरे अच्छे से बजाया है कि एग्रीमेंट का मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन का। ठीक है, पहला चीज एग्रीमेंट होना चाहिए, वो तभी भी देख के आए हैं। दूसरा कह रहे कंसेंट क्या होना चाहिए, देखते हैं कितने होनहार हमारे हैं जो पीडब्ल्यूसी और बाकी जगह के लिए आएंगे हमसे रेफरेंस लेने। अच्छा पढ़िएगा हमेशा। देखिए, हमें भी तलाश रहती है अच्छे बच्चों की, क्योंकि दोनों का रिलेशन म्यूचुअल है। आपके अच्छे रैंक तो हमारा अच्छा नाम है ना। मैं थोड़ा स्ट्रेट बोलता हूँ, ये ज्यादा समझना आसान था। प्लस अगर आप अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें भी रेफरेंस देने में अच्छा लगता है। अगर कोई अच्छा बिग 4 है तो बिग 4 वैसे नहीं लेता है बच्चों को, मतलब आप क्वालिफाइड हैं फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि कितना होनहार है, बड़े सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और चीज होते हैं। तो आपका ये परफॉर्मेंस, यहाँ ही नहीं बोल रहा हूँ बच्चे, हमेशा कैरी कीजिएगा, चाहे आप फाउंडेशन में रहें, इंटर में रहें, चाहे फाइनल में रहें, क्योंकि इसी से आपकी जर्नी जो है वो कैरी होती है। हम लोग भी कहीं बैठते हैं इंस्टीट्यूट में, कहीं साथ में या किसी और जगह पे, तो वो भी हमें बोलते हैं कि कुछ अपने आर्टिकल को चाहे तो क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो सोचिए, सारे तो आप लोग हमारे ही स्टूडेंट हुए नहीं हुए, तो हम किन्हें भेजें, आप बताइए किन्हें भेजना चाहिए, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये कैलिबर हमेशा दिखाते रहना होगा। थोड़ा सा ये हार्ड होगा कि सर हमें नहीं भेजेंगे, बिल्कुल। आप जो सोचिए जरा, अगर एक वैकेंसी है किसी भी जॉब में, सरकार क्या करती है, द बेस्ट विल टेक दैट वन। तो थोड़ा सा अपना ये चीज कैरी रखिए, हर एक सब्जेक्ट को हर दिन उस तरीके से पढ़िए कि आपसे बेहतर ब्रह्मांड का कोई आदमी उसे नहीं जान रहा हो।
क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो क्यों कोई आपसे ज्यादा जानेगा। ठीक है, जान गए, दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो गया, और इसको प्रेशर वाइज नहीं, बिल्कुल कैसे करना है समझेंगे अच्छे से और बस रिकॉल कर लेंगे। मुझे बताइए, फ्री कंसेंट को लेकर के मैंने क्या बोला था? पहले वर्ड बोलिए सर, आपने 2 डायमेंशन बोला था, याद है? एक डायमेंशन में क्या था? कंसेसस एड एडम, जिसका मतलब था बेचने, ऑफर देने वाला जैसे समझ रहा है, ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला भी वैसे ही समझ रहा है। रिमेंबर? और दूसरा डायमेंशन इसमें क्या था? दूसरा डायमेंशन था जिसमें यही था हमारा पहला, जिसमें क्या बोलते हैं? कंसेसस एड इडम। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं जो है वो बॉटल बोल रहा हूं कि खुश बॉटल खरीदेंगे, तो अगर मैंने बोला, मैं सोच रहा हूं कि ये बॉटल बेच रहा हूं, तो खुश भी क्या समझे कि यही बॉटल ये खरीद रहे हैं। ये ना कि ये सोचे कि नहीं सर का जो वो मिल्टन वाला बॉटल है ना, जिसमें ठंडा का ठंडा, गर्म का गर्म पानी रहता है, वो बेच रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए एक जैसा। दूसरा डायमेंशन क्या हुआ? पहला चीज, दूसरे में पहला चीज कोर्सियन, डरा धमका करके नहीं, बंदूक के नोक पे नहीं, लेंगे कैसे नहीं, लेना ही पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जो इनको इन्फ्लुएंस कर सकते, जो मैंने बुक का एग्जांपल दिया था, जबरदस्ती जो है वो मैं आपको बोला ये बुक तो बहुत अच्छा है, बिजनेस लॉ का बुक, अगर ऐसा कुछ मैंने किया तो क्या हुआ? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और मैंने क्या बोला? जो सेक्शन 10 हम पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन क्या है हमारा? ये है हमारा यूनिट नंबर 3, जो बहुत डिटेल में हम जिसके बारे में बात करेंगे। क्या नहीं होना चाहिए? फ्रॉड नहीं होना चाहिए, झूठ बोल करके नहीं कि ये क्वालिटी इसमें है, ये क्वालिटी है। मिसरिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोला, मुझे खुद नहीं था पता कि मेरे इस चीज में ये गड़बड़ी है, क्योंकि मैंने भी कभी आज तक नोटिस नहीं किया कि इसमें ये गड़बड़ी है, तो क्या हो गया? मिसरिप्रेजेंटेशन। मुझे सब पता है कि मेरे इस चीज में ये वाली गड़बड़ी है, तब भी मैं आपको वो चीज चिपका रहा हूं, तो क्या हो गया? फ्रॉड। मुझे खुद नहीं पता है, तब मैं वो चीज आपको दे रहा हूं, तो क्या हो गया? मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक से हो गया, मुझे भी नहीं था पता कि जो सामान मैं आपको बेच रहा हूं ना, कल ही मेरे गोडाउन में आग लग गया और रात में क्या हो गया? वो स्वाहा हो गया। ना आपको ये पता था, ना क्या था, मुझे पता। सुबह में जब कॉल किया तो पता चला कि जो सामान आप बेच रहे थे जल गया। या अगर मान लीजिए कोई एनिमल हॉर्स वगैरह बेच रहा था, तो पता चला वो हॉर्स ही जो है वो निकल पड़ा। अगर ऐसा कुछ है तो ये क्या कहलाया कि हमारा कंसेंट क्या नहीं है? फ्री नहीं है। इसका मतलब कंसेंट भी फ्री होना चाहिए, एक एलिमेंट हुआ। फिर हमने यहां पे देखा था कैपेसिटी ऑफ पार्टी, यानी कि हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या नहीं होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में वो क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो किस माइंड का नहीं होना चाहिए? अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस माइंड का होना चाहिए? हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लॉ के द्वारा क्या ना किया गया हो। और किसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है? अगर हम किसी दुश्मन देश के बंदे के साथ क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं, तो वो डील जो है वो एक्सेप्टेबल। इंडिया के बाहर से कोई फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनके साथ हम डील नहीं कर सकते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऑलरेडी सजा सुना दिया गया है, उसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है, कोर्ट ने उसके ऊपर जो है वो सजा सुना दी है, ये नहीं कि कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये किस दायरे में आया? कैपेसिटी ऑफ पार्टी। फिर हमने देखा था कंसिडरेशन होना चाहिए, पढ़ा तो ये सब चीज, बस सेक्शन 10 ये बात कह रहा है तो हम सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। कंसिडरेशन में क्या बोला? समथिंग इन रिटर्न। तो कंसिडरेशन जो है होना चाहिए इन जनरल। देखिएगा ना आगे पढ़ाऊंगा कि क्या सर बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अभी बोलूंगा नहीं। आप बोलिएगा सर आप जुबान से पलटते भी हैं। हाँ जी पलटते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सप्लेनेशन देंगे ना, आएंगे वहां पे तो पलटेंगे कि किस सिचुएशन में जो है बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड। लेकिन अभी नहीं बॉदर लेंगे, आएंगे तो देखेंगे। अभी के लिए बस क्या हमें पता है? वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अभी बस हम यही जान रहे हैं, ठीक है। फिर हमने जो है यहां पे जो है वो देखा था कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन हुआ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने किसी को बोला ले ये बैग जिसमें किताब है जाकर के पहुंचा दे मेरे फ्रेंड को। किताब पहुंचाना ये ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल लीगल है। लेकिन आपने उसे क्या बोला कंसिडरेशन में? किताब पहुंचा के आना तो दूंगा इतना सा, ये चरस गांजा है सही कंसिडरेशन लॉफुल? कहा नहीं। वर्क आपका लॉफुल है, बुक पहुंचाना क्या है? अब आप दूसरा चीज कर रहे हैं, और वो क्या है? कह रहे हैं 5,000 रुपया दूंगा, क्या करने के? बुक को पहुंचाने का। लेकिन 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 उस बुक के भीतर क्या है?
छोटा सा व्हाइट पॉलिथीन में एक पुड़िया है। अब बताइए इस बार क्या है, कंसिडरेशन इलीगल है या ऑब्जेक्ट इलीगल है? कंसिडरेशन के तौर पे तो आप जो है वो उसको 5,000 रुपया दे रहे हैं। 5,000 रुपया तो कोई इलीगल चीज नहीं है, लेकिन जो काम दे रहे हैं उसको जो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं वो क्या है? तो ना ऑब्जेक्ट इलीगल होना चाहिए और ना क्या होना चाहिए, साथ में कहा गया कि ये इमोरल भी नहीं होना चाहिए। इलीगल भी नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इमोरल। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई बहुत सीनियर या मैं ही जो है वो मेरा हाथ उत मान लीजिए टूटा हुआ है, मैं जो है वो महिला वाले सीट पे फीमेल वाले सीट पे बैठा हुआ, कहाँ पे, मेट्रो में, महिला कोच में नहीं बल्कि किस में, नॉर्मल कोच में जो रिजर्व है फॉर फीमेल के लिए, वुमेन के लिए, उस पे बैठा हूं। और अब वहां पे आप आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि जा सर को जो है वो उठा करके आ और बदले में 5,000 रुपए दूंगी। सामने वाली आई और उन्होंने मुझे उठा दिया और अब आप उसको 5,000 नहीं दे रहे, उनके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये अनलॉफुल नहीं है। अनलॉफुल कहां से होगा? मैं वहां बैठा हुआ था, आपका राइट बनता है, आप फीमेल है, आप वहां बैठ सकते हैं, आपने मुझे उठाया, तो ये अनलॉफुल नहीं है। लेकिन क्या है, इमोरल है कि कोई आपसे बहुत जो है वो एजेड पर्सन, और उसमें भी अगर वो किसी तरह से उन्हें चोट वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसे केस में उसे उठाना, तब जब आप बिल्कुल क्या है, हट्टे कट्टे जवान बंदे हैं, तब उठा दे, तो ये क्या हो गया, इमोरल हो गया, पब्लिक पॉलिसी के क्या हो गया, एगेंस्ट हो गया। चलिए अब यहां पे कह रहे हैं कि या किसी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे सामने वाले के प्रॉपर्टी को क्या होगा, नुकसान होगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ कहा गया नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी, कोई भी ऐसा चीज जो लॉ के द्वारा क्या किया गया है, वॉइड किया गया है, उसको आप जो है वो नहीं कर सकते। कहने का मतलब है हमने जो है वो सेक्शन 10 को जब कंक्लूड किया तो वास्तव में देखिए अब आप किस डेफिनेशन पे पहुंचे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। देखिए पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला, दो एसेंशियल चीज होगा तो क्या कहलाएगा, एक था हमारा एग्रीमेंट और एक क्या था, यही तो है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसमें और तर्का लगेगा और चीजें रिपीट होगा, वही वाली चीज को हम और इलेबोरेट करते जाएंगे। अब सेक्शन 10 ने क्या बोला, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजों के होने पे काम चल जाएगा, एक था एग्रीमेंट और एक इन्फोर्सबल लॉ। ये बोल वचन किनके थे, मैंने तो बस बोला था, हैं किनके बोल वचन, सेक्शन 2 क्लॉज एच के थे। और ये तोप आइटम सब कौन बोल रहा है, सेक्शन 10 बोल रहा है। अगर हमसे सिर्फ पूछा गया राइट शॉर्ट नोट्स, तभी तो बोल रहा हूं, अब सीखेंगे ना लिखते वक्त सर क्या लिखें और क्या छोड़ें, तभी तो देखेंगे कितने टाइम पे और क्या क्या हमें लिखना चाहिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखे सर, सेक्शन 2 और एच वाला लिख के छोड़े या सेक्शन कौन सा, 10 का? तो बोलूंगा थोड़ा और ठंड रखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो और भी बात आना है, तब जाकर के देखेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे क्या करेंगे, लिखेंगे। अभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट लिख चुके हैं, लिखे हैं ऑलरेडी, अब और भी कुछ ऐड हो गया सेक्शन 10 जब जाने, देखिएगा भी कुछ और उसमें क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो अब कह रहे एज पर सेक्शन 10 ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय व्हाट, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। उसके बाद देखिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सारे पॉइंट को एक साथ लिख दिया बस, फॉर व्हाट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी। और हमने क्या बोला, सेक्शन 10 जो है वो आपका एक्सक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है। अगर कोई चीज एग्जॉस्टिव होता है, ध्यान से सुनिएगा, तो एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि अब कुछ और नहीं हो सकता है, जो बोल दिया यही फाइनल है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अब कोई बात नहीं होगी, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। क्या बोलते हैं, अगर लगता है कि नहीं ये बातें तो हैं लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिनका वहां होना क्या है, तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं, तो सेक्शन 10 अपने आप में ना कंप्लीट है और ना क्या है, एग्जॉस्टिव है। इसका मतलब और भी कुछ चीजें हैं जो हो सकता है, किस चीज के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए और भी कुछ चीज जो है वो आपका क्या हो सकता है, हो सकता है। तो देखिए ये हमने जो है वो एक डायमेंशन तो पढ़ लिया, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। अब अगर हम बात करें कि जो सेक्शन 10 में नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, एसेंशियल है, तो अब हमें यह जानना रहेगा। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, हाँ या ना आवाज आनी चाहिए, यस या नो, बढ़ा जाए आगे। चलिए हाँ, वर्ड आपका अभी आएगा भी। वर्ड का मतलब होता है जिसमें लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा, अभी टाइप बताऊंगा ना
उस टाइप में भी आएगा, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड इलीगल में, और दोनों में ये भी देखेंगे। स्टेटस ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ कि ऐसा चीज जो किसी को मेंटेन करने के लिए क्या है, जरूरी है। जब तक कोई फैसला नहीं आया है तब तक कोर्ट जो है बस जो है वो हस्बैंड को बोलता है कि कुछ पैसे क्या करते रहो, इन्हें देते रहो, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चला है कि आप सही हैं या आप क्या हैं, गलत है। इसके लिए हमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो तब तक जैसे आपकी जिम्मेदारी थी, आप अपने वाइफ का जो है वो स्टेटस मेंटेन करते थे, तो आप उस स्टेटस को, अच्छा ये स्टेटस वर्ड इसीलिए बोला गया क्योंकि हर आदमी के रहने का तरीका अलग अलग है। यही देखिएगा, जब बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में घमासान होता है तो कहते हैं इतने लाख रुपए हर महीने दे रहे हैं। अब बेचारा जो है वो राम दिन लाख देगा, 500 रुपया हर दिन का दिहाड़ी का कमाता है, तो उसी अकॉर्डिंग उससे क्या किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। आइए अब हम आते हैं कि नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर कंसिडर्ड एसेंशियल। इसमें बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके होंगे, लेकिन एक जगह क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, एग्जाम में पूछेगा तो हमें 3 नंबर 5 नंबर में लिखना पड़ेगा, और हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पॉइंट की ये पॉइंट हमें क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। तो देखिए अब इन्हीं चीजों को एक एक करके देखते हैं। पहला चीज क्या दिया है सेक्शन 10 के अलावा में, ये हमने तो पहले आज तक पढ़ा ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नया है। अब हम बर्बाद हो गए, अब क्या करें, पढ़ा है, कहां से शुरुआत किया था, बोलिए तो कौन सा वर्ड यूज किया था इसके लिए, प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन, नहीं बोला था, सिंगुलर और प्लूरल, जब हम एग्रीमेंट का पहला पॉइंट डाल रहे थे। ये बात तो हमने पहले भी किया, उन्हीं बातों को तो ये लिखेगा, जिन चीजों को हमने बात किया उन्हीं चीजों को कुछ सेक्शन 10 में लिखा है और कुछ किस में लिखा हुआ है, अदर देन, क्योंकि शुरू से हम कॉन्ट्रैक्ट ही तो पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही लिखा हुआ है। तो कहा गया कि कितने लोग होने चाहिए। अब थोड़ा और बात करते, 2 पार्टी कम से कम होनी चाहिए, लेकिन क्या ये दोनों पार्टी नेचुरल पर्सन होना चाहिए? सोचिए, नेचुरल पर्सन आगे पढ़ाऊंगा, जब आपको कंपनी लॉ थोड़ा सा पढ़ाऊंगा इस समय, लेकिन डिटेल आपका इंटर में है। अगर हम नेचुरल पर्सन की बात करें तो हम और आप हुए नेचुरल पर्सन, लेकिन अगर जो है हम बात करें इंफोसिस कंपनी, टीसीएस कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेनबैक्सी कंपनी, सिप्ला कंपनी, जोमैटो, स्विगी, आपका भी फेवरेट नाम ले लेते हैं, का रिबॉक, ये सारी जो कंपनी है ये बेसिकली जो है ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये है आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है, लेकिन ये भी एक एंटिटी के दायरे में आते हैं। यानी जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, आएगा धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, तो पर्सन को डिफाइन किया जाता है, कंपनी लॉ में भी पर्सन को डिफाइन किया जाता है, और पर्सन के कैटेगरी में हम आम आदमी भी आते हैं, यानी कि जो है वो नेचुरल पर्सन भी आते हैं, और उसमें आते हैं और भी लोग, जैसे आपका जो है वो हम बोले HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी इसका पार्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो भी इसका पार्ट है, प्राइवेट कंपनी भी माना जाता है पर्सन, पब्लिक कंपनी भी माना जाता है पर्सन, ये सब क्या माने जाते हैं, पर्सन माने जाते हैं। इसका मतलब है कि अच्छा आप सोचेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, 2 कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है 2 कंपनी के बीच में। एक कंपनी दूसरे कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी, मान लीजिए मारुति कंपनी, सुने हैं नाम, या आप बड़े लोग हैं, मर्सिडीज, BMW, फेरारी, हमर, ये सब सुने हैं। तो मैं तो गरीब तुच्छ प्राणी, मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं, 3 आदमी में मिला करके मैं, वाइफ और पाव भर का बच्चा, इन तीनों को मिला करके एक साइकिल है। तो इसीलिए मैंने बहुत हिम्मत करके बोला कौन सी कंपनी, मारुति कंपनी। सुने हैं मारुति कंपनी का नाम? मारुति कंपनी कार बनाती है, लेकिन मारुति कंपनी के कार में जो है वो टायर भी होंगे या बिना टायर के चलता होगा, लेकिन ये खुद नहीं बनाती है। ये जो है बेसिकली मान लीजिए MRF नाम के कंपनी से लेती है, ये नाम सुने हैं, टायर बनाने की कंपनी, MRF, JK टायर, ब्रिजस्टोन, अपोलो, ये सब किसकी कंपनी है, डनलप, ये सब जो है वो टायर बनाने की कंपनी है। तो अब जो है वो टायर बनाने वाले कंपनी और मारुति कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि इतने दिन पे इतने टायर हमें क्या करोगे, सप्लाई करोगे। दीपावली वगैरह के समय में ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उस समय लोग ज्यादा कार वगैरह खरीदते हैं। अब बताइए इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं, बॉस जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बीच किया, तो इस केस में ज्यादा जो है वो कंपनसेशन और डैमेज होगा या नहीं। डैमेज का मतलब कंपनसेशन, पूरा का पूरा एक यूनिट ही है आपका, किस चीज पे, ब्रीच पे और कंपनसेशन पे, कि क्या डैमेज देंगे, करेंगे बात। तो अब यहां कह रहे हैं कि 2 कंपनी के बीच में भी क्या हो सकता है, 2 इंडिविजुअल के बीच में भी क्या हो सकता है, एक कंपनी और एक इंडिविजुअल, यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक नेचुरल पर्सन के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। 2 पार्टनरशिप फर्म के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं,
कहा बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए हमने टू नेचुरल पर्सन नहीं बोला, हमने वर्ड क्या यूज किया, टू पार्टीज यूज किया, और दो पार्टी होना चाहिए बस। और अगर दो पार्टी है तो क्या हो सकता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है, सबसे एसेंशियल एलिमेंट हुआ। लेकिन देखिए, बाय नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, या कोई भी पर्सन हो सकता है जो क्या होगा, जिसका लीगल एग्जिस्टेंस होगा, जिसको कंपनी बोलिए, यूनिवर्सिटी बोलिए। आप एडमिशन लेते हैं, आपके और यूनिवर्सिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये सारे चीज बच्चे कॉन्ट्रैक्ट ही। हम अपने लाइफ में जब घर से निकलते हैं, वहां से लेकर के घर पहुंचने तक में आप एन नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करके और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके निकल चुके होते हैं। बैठे, ई रिक्शा वाले को पैसा दिया, समझते हैं ई रिक्शा या नहीं? अच्छा नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग तो ई रिक्शा वाले को क्या किया, पैसा दिया 10 रुपये, वहां पे बैठे उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन से, फटाक से पूछा तिलक पुल, हाँ जी तिलक पुल, बैठ गए, यहाँ आया उतार दिया, 10 रुपये उसको दिए। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट उसी समय हो गया जब हम बैठे, और कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा हो गया, जब उसने मुझे यहाँ उतारा और मैंने उसे क्या दे दिए, टाटा गुड बाय। दोनों अपने अपने बंधन से मुक्त हो गए, डिस्चार्ज हो गए, अब मेरे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। फिर जाते वक्त किसी और के साथ होगा, ऐसे ही जो है वो फिर जो है वो बीच में ब्रेक हुआ, ब्रेक में गए, एक जो है वो कुरकुरे लो या एक जो है वो जो भी लेज लिया या ओइज लिया, पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया। कह रहे कि एन नंबर ऑफ हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। आप आए, हमसे पढ़ रहे हैं, आज मैंने आपको पढ़ाया, आज आप पढ़ करके चले गए, हमारा और आपका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, हमने कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा आज किया है, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूइंग है, लगातार हम करते रहेंगे। पढ़ेंगे जब हम टाइप में आएंगे और डिटेल में बात करेंगे, तो हम दिन भर में 50 कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, कर चुके रहते। मम्मा ने बोला था बेटा आते वक्त एक थैला दूध ले लेना, दूध ले लिया, पैसे नहीं दिए, बोलेगा सर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, हुआ क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में आपने बोला हुआ कि महीने के लास्ट में देंगे, तो इसीलिए उसने आपको सामान क्या कर दिया, दे दिया। मतलब अलग अलग तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट करते आ रहे हैं, लेकिन हर केस में मुझे बताइए कम से कम दो पार्टी है या नहीं? अकेला जो आप करते हैं वो सलमान खान की तरह कमिटमेंट होता है, जो आप करने के बाद अपनी भी नहीं सुनते। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि किसकी बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा कितने पार्टी कम से कम, इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो ही पार्टी होना चाहिए, मैंने बोला कम से कम कितने पार्टी होना चाहिए, दो पार्टी होना चाहिए। मल्टीपल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, एन नंबर ऑफ पीपल के साथ होता है या नहीं होता है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक तरफ दुनिया भर के क्या होते हैं, लोग होते हैं। आइडेंटिटी ऑफ पार्टी क्या होना चाहिए, एसर्टेनेबल होना चाहिए। जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड होना चाहिए, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे कैसा पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, बस क्लियर होना चाहिए। चाहे कंपनी हो तो बताइए ना भाई, कंपनी का आइडेंटिटी होता है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, उससे कंपनी की पहचान होती है। हमारा और आपका पहचान सिर्फ नाम से नहीं है, खुश तो बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, प्रिया और भी बच्चों का क्या हो सकता है, नाम हो सकता है, लेकिन 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 ये वही प्रिया है जिस प्रिया को मैं डिनोट कर रहा हूं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक यूनिक जो है वो आइडेंटिटी, जो कि आधार के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, पैन के रूप में होता है, आपके वोटर आईडी के रूप में होता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पासपोर्ट के रूप में होता है, क्योंकि वो नंबर अब किसी और का जो है ब्रह्मांड में नहीं होगा, जो आपको दिया गया है। ऐसे ही कंपनी को दिया जाता है, वो है सिन, यानी कि उनका भी पहचान है, ये किसी और को नहीं दिया जाता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। करेंगे जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पे कंपनी लॉ में तो करेंगे। मेन बात क्या निकला, किस कंक्लूजन तक पहुंचे, दो पार्टी, और वो पार्टी नेचुरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल भी होता है। लॉ के द्वारा क्रिएटेड हो सकता है, कंपनी हो सकता है, भगवान के द्वारा क्रिएटेड कौन हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जो भी होगा ऊपर वाले का या नीचे वाले की कृपा से, मतलब कंपनी तो नीचे वाले ने बनाया है, जिसके भी कृपा से हो, क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, एसर्टेनेबल। याद रखिए एग्जाम में लिखते वक्त हमें यही देखना रहता है कि आप बात लिख पाते हैं या नहीं, कि क्या आपने लिखा आर्टिफिशियल नेचुरल, हाँ जी लिखा, क्या एक और बात लास्ट में लिखा, क्या, कि जो भी हो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, बस ये हमें देखना है। लैंग्वेज कुछ भी आपका चलेगा, अब कुछ भी का मतलब गाली गलौज मत कर दीजिए, यानी कि इसी बात को इंग्लिश में बस किसी तरीके से क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए। आइए
टू पार्टी के बाद अब हम यहां पे देखिए जरा, एक छोटा सा केस है, ऐसे ही देख लीजिए और देखिए तो कुछ आप समझ पा रहे हैं। ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब टैक्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा रिलेटेड है इसलिए मैंने दे दिया, और आपके मॉड्यूल में है तो हम डेयर नहीं कर सकते उसको मिस करने का, इसीलिए दिया था। एक बार रीड करिए तो देखिए तो क्या कह रहा है। क्या बताएंगे, क्या कह रहा है? थोड़ा सा ये ऑफ द ट्रैक आपका केस है, लेकिन मैंने फिर बोला है स्टडी मैट में तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी। इसमें कहा गया कि ऑन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अभी आपको नहीं पढ़ाया पार्टनरशिप, पढ़ाऊंगा। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि जब पार्टनरशिप क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर है उनके बीच में एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कब? जब लायबिलिटी पूरी हो जाए। जो भी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जितनी भी लायबिलिटी है पहले तो वो चुका देंगे, चुका दिया, चुकाते चुकाते कुछ बचा ही नहीं तो कुछ ना मिलेगा। किसको? पार्टनर को। चुकाना शुरू किया, सारे एसेट खत्म हो गए, लायबिलिटी पूरा नहीं हुआ। अब कहा पार्टनर के बेचो घर द्वार को, बिल्कुल यही है, इसी को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये सिचुएशन बेचने की नहीं, ये अच्छा वाला सिचुएशन है। हम डिसॉल्व कर रहे हैं, समहाउ किया पार्टनरशिप, बहुत दिन तक किया, हमने यही सोचा था कि एक खास काम के लिए किया था, वो काम पूरा हो गया। अब पार्टनरशिप हम को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। आपने बनाया था कि भाई यहां से वहां तक का ठेका लिया था, रोड वगैरह बनाने का काम खत्म हो गया, जेसीबी ये जो जो सामान थे बचे हुए सबको निपटाया, सबकी लायबिलिटी दी। अब पैसे बचे रह गए तो आपस में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कह रहे हैं कि अगर आपने वो डिस्ट्रीब्यूट किया फॉर्म, वो डिविडेंड अमंग द पार्टनर, यहां डिविडेंड का मतलब है जो भी प्रॉफिट था वो हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट। डिविडेंड सही वर्ड नहीं है, लेकिन बहुत बार होता है कि लॉ में बोलते वक्त हम थोड़ा सा जनरल सेंस ले लेते हैं। डिविडेंड हम तब यूज करते हैं जब कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में या कंपनी के प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर्स को कुछ दे रहे होते हैं, मतलब प्रॉफिट में से ही कुछ देते हैं। तो कह रहे हैं कि यहां प्रॉफिट में से दे दिया। अब कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स, क्या, डिवाइडेड अमंग दिस। कितने बार हम जो है वो वर्ड डिविडेंड भी यूज करते हैं, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो अगर हम कहीं पे लिखा रहे द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, इसका मतलब है द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो बटता है किनके बीच में, मेंबर के बीच में, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? तो कभी कभी कोलोकियल सेंस में लोग जब बोलते हैं ना कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, तो इसका मतलब है क्या डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने आपस में, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया। यहां पे कह रहे जो भी इनका प्रॉफिट था, जो भी उनका एसेट था, वो आपस में क्या कर लिया। अब जो सेल्स टैक्स ऑफिसर थे वो क्या कह रहे हैं कि हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे जो है वो टैक्स लगाएंगे। तो यहां पे कहा गया कि भाई पार्टनर बीइंग ज्वाइंट ओनर ऑफ दिस एसेट कैन नॉट बी बोथ बायर एंड, वो कह रहे हैं कि ये दो पार्टी के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। यही कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए यहां पे हिट किया कि ये जो है वो बायर और सेलर की तरह ट्रीट करने लगा कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं है कि एक पार्टनर बेच रहा है दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ये दोनों ही उस प्रॉपर्टी के क्या हैं, ओनर हैं। और ओनर के बीच में सिर्फ क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए कहा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑथराइज नहीं है क्या लगाने के लिए, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट हुआ होगा पार्टनरशिप फर्म को तो आपने वसूल लिया होगा, जो हमारा क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो कह रहे पार्टनर के बीच में अगर प्रॉपर्टी का या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ऐसे केस में जो है वो कह रहे हैं कि आप टैक्स नहीं लगा सकते। हाँ, अगर जो है वो प्रॉफिट आया तो ऑब्वियसली आप उस प्रॉफिट पे क्या कीजिए, टैक्स। लेकिन अगर आपने उस पर पहले ही सब कुछ लगा लिया है तो अब आप उस पर जो है वो टैक्स इंपोज नहीं करेंगे। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो यहां दिया है वो कंसर्न इस बात से है, एसेट को लेकर के। किस चीज को लेकर के, एसेट। खत्म हो गया हमारा पार्टनरशिप, हम कुछ एसेट्स बचे हुए हैं, कहा चलो बांट लेते हैं।
तुम ये ले लो, मैं ये ले लेता हूं। अगर ऐसा किया तो उस पर जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। आइए, पार्टीज मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट व्हाट, लीगल ऑब्लिगेशन। किया था हमने ये बात कि कैसा होना चाहिए ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन। कह रहे हैं कि क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर, पढ़ा हुआ तो है ही, लेकिन एग्जाम में जब लिखना रहेगा तो हम यही लिखेंगे कि अदर देन सेक्शन 10 में हम इस एस्पेक्ट को आकर के लिखेंगे कि कैसा उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, उनके बीच इंटेंशन होना चाहिए क्या क्रिएट करने का, लीगल। जैसे मेरे और आपके बीच में इंटेंशन है क्या क्रिएट करने का, लीगल ऑब्लिगेशन पूरा करने का, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। यही इसका एग्जाम्पल क्या था, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, और इसको दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं है। आइए, अदर फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीटेड विथ सर्टेन केसेस। अब कहा कुछ और भी जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या हो सकता है, रिटेन और स्पोकन, ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। आएंगे टाइप में और डिटेल में देखेंगे। लेकिन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटी टू मेक द एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा कि बस बोल दिया तो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ ऐसे चीज है अगर हमने आपस में बोल के भी कर लिया तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। ये जरूर है कि साबित करते वक्त हमें दिक्कत होता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करना रहेगा। कब, अगर ब्रीच हो जाता है तो ब्रीच का मतलब किसी ने क्या किया, धोखा दिया, किसी ने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस अगर पूरा नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको साबित करना पड़ेगा, पकड़ के आपको किसी को ले जाना पड़ेगा कि सर देखो इसी के सामने बोला था कि मैं ये काम करूंगा। लेकिन अगर ये रिटर्न रहेगा तो क्या होगा, आपके लिए थोड़ी सहूलियत होगी कि अगर कोई चीज ब्रीच हुआ है तो ये साबित करने की पहले जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिमेडी लेने जाएंगे, बताइए सबसे पहले क्या साबित करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यही साबित कीजिए कि हमारे उन बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब ना ब्रीच पे आएंगे। और उसी को साबित करने के लिए सुविधा होगी कब, कन्वीनियंट होगा कब, जब वो कैसा रहता है। इसीलिए देखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब किस में होते हैं, रिटेन। लेकिन हमारे सोसाइटी में ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ चलते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। लेकिन अब यहां जो कह रहे हैं कि रिटेन और ओरल के अलावा कुछ और भी उसमें फॉर्मेलिटी चाहिए, क्या होने के लिए, इन्फोर्सेबल होने के लिए, तब जाकर के वो इन्फोर्सेबल होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ओरल नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ बोल करके नहीं हो सकता। ये कैसा होना चाहिए, इसका मतलब है अगर मैंने एलआईसी से टर्म इंश्योरेंस लिया तो सिर्फ मुंह के बोल करके नहीं, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तुम मर जाइयो तेरे घर वालों को दे दूंगा, नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड रहेगा। मेरे घर वाले में किसको दोगे, नॉमिनी मैं बनाऊंगा और वो सब कुछ मेंशन है। हाँ मैं बदल सकता हूं नॉमिनी बार बार, लेकिन जितने बार भी बदलूंगा मुंह से नहीं बोलूंगा हाँ चल नॉमिनी बदल दिया, लिख ले उसका नाम। ऐसे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न में देना पड़ेगा। मैं अपना जो है वो टर्म इंश्योरेंस का पैसा एक आदमी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं या 5 को, मुझे ये बताना पड़ेगा। वो भी मुझे बताएंगे कि कौन कौन सा, मेडिकल इंश्योरेंस लिखा हुआ रहता है कि कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, किस कैटेगरी का रूम मिलेगा, एम्बुलेंस का कितना खर्चा मिलेगा और किस तरह के डिजीज में कितना मिलेगा, कौन कौन से एक्सपेंस जो है वो डिडक्टेबल होंगे, कौन से डिडक्टेबल। बॉस ये सारी बातें ओरली होगी, किसको कहां क्या याद रहने वाला है। और कल को डिस्प्यूट हुआ तो हमने जो है वो बिल दिया, हम हॉस्पिटलाइज हुए, हॉस्पिटल से जो बिल जनरेट हुआ, हॉस्पिटल ने हिट किया कंपनी को और कंपनी कहती कि नहीं नहीं 1 लाख का हम नहीं दे सकते, हम 10,000 का देंगे। अब बताइए डिस्प्यूट होगा या नहीं होगा, कैसे सॉर्ट कीजिएगा। आप भी झूठ बोल सकते हैं, ये भी तो हो सकता है कि आपने, कंपनी ने बोला था कि याद रखिए इतना प्रीमियम देंगे तो ये भी कवर होगा, इतना देंगे तो बस इतना तक ही कवर होगा। आपने बोला चल ना अभी तो इंश्योरेंस तो कर, बाद में हम बोलेंगे ना कि वो भी हमने बोला था और आपने ये भी बोला था। दोनों के केस में है। तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये कभी जब भी होगा क्या होगा, रिटेन ही होगा। ऐसे और भी है, कहा गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखिए और एक लेवल आगे जा रहे हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बताइए इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब हम ट्रांसफर करते हैं कैसे बोलते हैं, मुंह से, हाँ खुश ले लीजिए मेरा वो मकान है, या दे दीजिएगा मुझे वो मकान, और दे दिया एक दूसरे को पैसे, हो गया काम। पहले क्या होगा, पहले रिटेन, लेकिन देखिए रिटेन से ही काम चलेगा, इंश्योरेंस में चल गया था, रिटेन में दोनों ने साइन किया, काम चल गया। अब इतने से भी नहीं चलेगा, इस पे स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए,
प्लीज बात को समझने की कोशिश किया तो बहुत कम बातों को रटना पड़ेगा। हम लोग कह रहे हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ बोलने और लिखने से नहीं होगा, कुछ और भी फॉर्मेलिटी होना चाहिए उसको क्या होने के लिए, इन्फोर्सेबल होने के लिए। प्रॉपर्टी एकदम तय हो गया, प्रॉपर्टी जो है वो बेचा, मान लीजिए कि पुनीत ने प्रॉपर्टी बेचा, किसको, खुश को बेचा। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, इस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 6% का जो है वो स्टाम्प ड्यूटी लगता है अगर आप दिल्ली में खरीद रहे हैं, अगर वुमेन के नाम से है, और सॉरी 5% का है जब किसके नाम से है, वुमेन के नाम से। 6% का है जब मेल और वुमेन दोनों के नाम से है, मेल फीमेल दोनों का नाम है, और 7% लगते हैं जब सिर्फ बागर बिल्लों के नाम पे हो, यानी सिर्फ मेल के नाम पे हो, तो 7% का। इसीलिए कभी कभी जो देखते हैं ना, सारा प्रॉपर्टी वगैरह जो मम्मा के नाम पे रहता है, तो इससे ये मत खुश होइएगा कि बहुत जो है वो दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत है। इसीलिए मैंने एक बार राज खोला था ना, क्यों खोला, तो पैसे नहीं मिले थे आइसक्रीम के लिए, तो जो है वो जो जानते थे वो बताते थे। तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो है वो उनके नाम से है, इसका मतलब क्यों है, सोचिए जरा, कहाँ 5 लाख और कहाँ 7 लाख नहीं हो गया। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 लाख हैवी अमाउंट होता है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के जो कहा गया कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा, जो पुनीत ने बेचा किनको, खुश को, तो ऐसे केस में रिटर्न में होगा, और साथ में क्या देना पड़ेगा, कौन सा ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी। अब स्टाम्प ड्यूटी ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि केस लॉ इसी तरह से आपको उलझाएगा। स्टाम्प ड्यूटी दे दिया, स्टाम्प लगा दिया उस पे, दोनों बागर बिल्ले कितने का स्टाम्प लगाया, 7 लाख का लगा दिया स्टाम्प, ठीक, काम खत्म। कहां लगता तो है, बोला नहीं। अब इसके बाद इसे लेकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, कागज अच्छे से लिख दिया, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो, एकदम स्टाम्प ड्यूटी भी लगाया ईमानदारी से, कितने का, कॉपी अपने पास रख लिए। कौन रख लिए, खुश, क्योंकि उन्होंने खरीदा था किनसे, पुनीत से, और हो गए खुश कि हमने प्रॉपर्टी क्या कर ली, खरीद ली। कल के डेट में वो क्लेम करते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं, तो कह रहे प्रॉपर्टी पे कब्जा, सर ये देखो खरीदा है, कहां दिखाना जरा, भाई रजिस्टर्ड कहां है, तो देखो ना स्टाम्प ड्यूटी भी दिया, भाई स्टाम्प ड्यूटी दिया, रजिस्टर्ड कहां है। इसका मतलब इसको इन्फोर्सेबल होने के लिए कहां तक पहुंचाना पड़ेगा, इन्फोर्सेबल होने के लिए रजिस्टर्ड भी क्या करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओरली हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओरली हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही होगा और कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए इंश्योरेंस का। कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिटर्न में भी होने के बाद उस पर कौन सी ड्यूटी लगे, सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी से भी काम नहीं चलेगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, किसी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा। तो जिसके लिए जो क्राइटेरिया है अगर वो फुलफिल नहीं किया तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। और सुनिए, इसके बाद भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि इन सब के बावजूद दोनों के तरफ से 2-2 विटनेस चाहिए, सब किया, विटनेस का साइन नहीं है, तभी ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि एग्जाम में जब केस लॉ में देगा तो यही आपको लेकर के जाना है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं which need to do some kind of formality for making it enforceable, तो वो होना चाहिए। जिसमें नहीं है उसको सिर्फ रिटर्न कर दीजिए। इंश्योरेंस का है, सिर्फ रिटर्न में काम चल जाएगा। जमीन का है, जायदाद का है, तो क्या होना चाहिए, स्टाम्प ड्यूटी, रिटर्न तो होगा ही, स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में देंगे, और कुछ में किसका साइन रहेगा, विटनेस का भी क्या रहेगा, साइन रहेगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो बात आप कह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस चीज का मीनिंग क्लियर रहे। जैसे अगर मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो आप जो है वो गए और आपने आम खरीदा, क्या खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको जो है वो 100 केजी जो है वो आम दूंगा। मान लीजिए मेरा बगीचा, उसमें अलग अलग तरह के आम होते हैं, मेरा आपके साथ डील हुआ, आपने बोला सर 100 केजी आम और इस रेट से, 100 केजी के रेट से। मैंने कहा ठीक है, 10,000 रुपये आप दीजिएगा, 4 महीने के बाद आम लगेगा। जून वगैरह में मई से मिलना ज्यादा अच्छा आम, अभी जो मिल रहा है वो तो सिर्फ सफेदा केरल वाला है, धीरे धीरे और आम आना शुरू होगा। तो कह रहे हैं कि मैंने आपको बोला 1 महीने के बाद कितने केजी आम, 100 केजी आम जो है मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब जो है मैं आपको आम देने के लिए गया, तो आप कह रहे सर ये आम थोड़ा ना, अब फिर आप बोल सकते हैं सर ये तो कंसेशस एडेडम हो गया, बिल्कुल कुछ वैसा ही चीज है। सर्टेन होना चाहिए कौन सा आम, चौका छक्का लंगला लूल्हा, कौन सा आम, बहुत तरह के आम मिलते रहते हैं, नहीं मिलता है, मलियावादी है तो दिस है, दैट है, चौसा है, मालदा है, क्या है, अल्फांजो है, कौन सा आम। आप तेल के लिए गए, ऑयल खरीदने के लिए, आपने बोला 10 लीटर ऑयल,
कौन सा ऑयल? सरसों तेल, कोकोनट ऑयल, कैनोला ऑयल, कौन सा ऑयल? है ना, सब ऑयल ही तो है। तो कहा गया कि मीनिंग क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, पर्सन सर्टेन होना चाहिए, तब वो होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, और उस चीज का क्या होना चाहिए? पॉसिबिलिटी होना चाहिए। इम्पॉसिबल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अच्छा याद रखिएगा, जब ना हम आगे बहुत फ्लो में आ जाएंगे तो वहां पे इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। कौन सा वर्ड? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। क्या हो जाता है? इंटरचेंजेबली यूज होने का मतलब होता है कि जब लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलना चाह रहे हो तो क्या बोल देते हैं? एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, या फिर जो है वो वैलिड एग्रीमेंट। क्योंकि वहां पे हमारा इरादा आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट समझाना नहीं है, वहां पे क्या बताने का है? वॉइड और इलीगल जैसा चीज बताने का है। तो वो लॉ में भी, स्टडी मैट में भी आपके और लॉ में भी कभी कभी क्या कर दिया जाता है? यूज। लेकिन हाँ, जब स्पेशली हमें हिट कहां किया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और क्या है? एग्रीमेंट है, तो हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, बेटर है कि आप उसको क्या कीजिए? कॉन्ट्रैक्ट क्या कीजिए? लिखिए। लेकिन कुछ जगहों पे टाइप में अगर एग्रीमेंट वर्ड दे देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, लॉ तक में वो कर लिया गया है। कह रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। तो सीधी सी बात, टर्म ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ, जो काम के लिए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो होना क्या चाहिए? पॉसिबल होना चाहिए। ये नहीं कि वो कैसा काम हो? इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है तो इट कैन नॉट बी वॉट? इंफोर्स। उसको इंफोर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो और बोला जाए कि भाई क्या नाम आपका बच्चा? ऋषभ, केशव। अब जो है वो केशव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किनके साथ? यश के साथ। और क्या कह रहे हैं केशव यश को? कुछ नहीं, मामू बनाना चाह रहे हैं। और बोल रहे हैं यश तू मुझे 1 लाख रुपया दे, जादू से यहां से मैं बता दूंगा किस जगह से हीरे जवाहरात निकलेंगे। क्या बोल रहे हैं? या और कह रहे हैं तू मुझे 2 लाख रुपए दे, जिस चीज को तू बोलेगा उसे मैं क्या कर दूंगा? सोने का बना दूंगा। याद है बचपन में एक राजा का सुनते थे कि जिस चीज को वो छूता था क्या बन जाता था? लालची था। अंत में उसकी बिटिया दौड़ते दौड़ते आई और गोद में उसने उठाया, जैसे उठाया वो क्या हो गया? तब उसे अफसोस होना शुरू हुआ कि इतना लालच भी सही नहीं है। लेकिन किया इन्होंने। अगर ऐसा किया तो ये क्या हुआ? कहा इम्पॉसिबल चीजों के लिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। किसी की डेथ हो गई है, कोई दूसरे को कह रहा है जादू से जिंदा कर दूंगा, ये सब कौन से चीज हैं? इम्पॉसिबल है। बस भाई तुम मुझे 1 लाख दे, कल सूरज जो है पश्चिम से उगाऊंगा। ऐसे चीजों के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट करके कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंचेगा तो जज भी मुक्का मारेगा, लीगल रिमेडी नहीं देगा। क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किस चीज के लिए किया है? इम्पॉसिबल चीज। कहा हम आपको रिलीफ देंगे ना, किसके अकॉर्डिंग देंगे? जज कैसे जो है फैसला सुनाता है? लॉ के अकॉर्डिंग सुनाता है। बोलेगा लॉ में लिखा ही हुआ नहीं है, साफ साफ बोला हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो मैं आपको क्या करूंगा? कोई रिमेडी दूंगा, लीगल रिमेडी? तो लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इम्पॉसिबल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं जो यहां है उसके अलावा भी दे दूं तो कोई बात नहीं है, आप घर जाकर के एक बार जरूर पढ़ा कीजिएगा। रीजन ये है कि जितने सारे वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेंगे, केस लॉ समझने में आपको मदद होगा अगर इंप्लाइड क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ, पहले एग्जाम में प्रोविजन लिखा जाता है। प्रोविजन मीन्स लॉ की बातें। उसके बाद एग्जाम्पल टाइम रहे तो, अगर आपके पास प्रोविजन के जो है वो 10 पॉइंट है, डू नॉट राइट एनी सिंगल एग्जाम्पल, ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट? प्रोविजन। जैसे एसेंशियल एलिमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बताइए, इसमें बहुत सारी चीज आपको लिखने के लिए है या नहीं? तो क्या कीजिएगा, एक लिख करके, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वैसे एग्जाम्पल लिखिएगा। कहा नहीं, आपको फटाफट फटाफट प्रोविजन पे क्या करते जाना है, और जितने ज्यादा प्रोविजन जो है वो वहां दे करके आएंगे मार्क्स उतना बढ़ेगा। पहले ही मैंने समझाया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं ये मैटर नहीं करता 3 नंबर का क्वेश्चन है इतना लिखे, 5 में इतना लिखे। क्या बताया है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना टाइम है आपके पास? 1 मिनट 40 सेकेंड। एकदम गांठ बांध करके दिमाग में हर दिन इस बात को डालिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ने और लिखने के मिलाकर के आपके पास 5 मिनट का टाइम है। खून लगा दीजिए 5 मिनट तक, बिना जो है वो हाथ पैर को ऐसे तोड़े हुए। ये नहीं कि ये हो गया तो अब थोड़ा इसको तोड़ फोड़ लेते हैं, ना ना, बाद में कर लीजिएगा, नहीं कुछ गड़बड़ होगा। और तब तक लगे रहिए और उसको क्या करते रहिए। यही चीज आपको घर में जब लिखते हैं ना
तो घड़ी देख करके ये काम किया कीजिए। अभी से ये प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभी से खेलिएगा कॉस्को बॉल से और जाइएगा तो फाइनल मैच जो हो रहा है वो कॉर्केट बॉल से हो रहा है या वो जो है लेदर वाले बॉल से हो रहा है, तो ऐसे ही मार दीजिएगा वैभव सूर्यवंशी की तरह उठा उठा के। नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस भी किससे करना पड़ेगा? प्रैक्टिस भी उसी बॉल से करना पड़ेगा। तो ये नहीं लिखते हैं ना, हाँ लिख रहे हैं, मम्मा हो गया पराठा, हो जाएगा बता देना, गरम गरम ही पराठा खाएंगे, थोड़ा बटर ज्यादा डाल देना। तो क्या लिख रहे थे? अच्छा कोई नहीं, फिर देखते। मम्मा जलाना नहीं ज्यादा उसको, हल्का ही ये रखना। तेरी ते तू जल जा, खुद बैठ जा, गैस पे ही बैठ जा, पहले खत्म ही हो ले। 5 मिनट लिखना है, इसमें सब याद आ। और देखिए ना उसके बाद, इन सब के बाद भी अगर लिखने बैठ रहे तो चुई चुई। उसने भेजा ना एक फोटो, तो आप भी तो सरा हुआ मुंह बना के भेजेंगे। पता नहीं ऐसे करके क्यों भेजते हैं। ठीक है, जो भी फैशन चले, कहां भागा जा रहा है ये मैसेज। ये 5 मिनट में ही सारे काम, इसीलिए रिजल्ट थोड़ा डिटोरिएट होने के पीछे वजह मैंने पहले बोला। ब्रह्मांड का सबसे आसान में से एक कोर्स है, नींद में भी रहेंगे ना तो सीए सीएस सीएमए ये सब एग्जाम रुकने वाले हैं। नींद में रहें तो नहीं उठे, क्यों भाई? 40 नंबर इंडिविजुअल पेपर में लाना है और एग्रीगेट कितना लाना है? अब इससे आसान कौन सा एग्जाम होगा? पिद्दी पिद्दी भर का बच्चा आईआईटी में लड़ रहा होता है, मेरा परसेंटाइल तो मेरा 99.9999 है, तो भी मेरा 100 नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी खड़गपुर में, मुंह लटकाए बैठा है। कितना ला करके? 99.9999 करके 7 डिजिट तक है। हम तो 2 डिजिट में यहाँ पे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना करके फेंक देते हैं कि चल हो गया, 2 डिजिट तक जो है वो ले लिया, काम खत्म हो गया। और यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शन के बाद जा रहा है कितने डिजिट तक। तो इसीलिए इसमें तब आप बोलिएगा सर तो इसका मतलब करियर नहीं है। जबरदस्त करियर है, सिर्फ सीए करने से नहीं है, बल्कि क्या है, कैसा सीए आप बने उस पर डिपेंड। देखिए ना, सीए करोड़ों में कमा रहे हैं, करोड़ों का पैकेज है, और कुछ जो होते हैं लाख रुपए का मंथली मिल गया तो उसी में क्या है, खुश है। अब डिपेंड कीजिए, जितना जैसा आप कीजिएगा, सब तो आपके नॉलेज पे ही है। पढ़ना तो सबको वही सिलेबस है, कितने डेप्थ में जाकर के आप चीजों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आप जब चीजों को कर रहे हैं रटिए मत, क्या कीजिए, चीजों को बस रिकॉल। तो एक हमने बोला किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। अब वो पॉइंट बस उतना ही याद रखना है, वो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसके भीतर कीजिए ना मिलावट। कैपेसिटी ऑफ पर्सन याद रहना चाहिए, और उस कैपेसिटी ऑफ पर्सन में 3 पर्सन है, ये याद रहना चाहिए। लेकिन अब रटने की जरूरत नहीं कि अनसाउंड वाले में क्या वही लिखेंगे जो सर ने लिखा था, बिल्कुल ही नहीं। क्या जो है हम मेजर वाले में वैसे ही लिखे, माइनर में नहीं, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस वो बात निकल करके आनी चाहिए, लेकिन वो पॉइंट नहीं आपका क्या होना चाहिए, मिस होना चाहिए। आइए अब यहां पे जो है हम पहुंचे हैं अगले सेगमेंट में। तो देखिए अभी तक हमने जितने चीजों को पढ़ा है उसमें है, हमने कॉन्ट्रैक्ट का क्या पढ़ा था पहले, डेफिनेशन। जल्दी बोलिए, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग, क्लॉज H के अकॉर्डिंग पढ़ा था। उसने बस 2 बात बोला था, लेकिन फिर पिक्चर में कौन आया मटकते हुए? उसने बोला नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, मैं और कुछ फोड़ूंगा। तो बोला फोड़ तू। उसने बोला कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इन चीजों का होना जरूरी है, तो बोला क्या बस इतना ही, और कोई बात नहीं? बोला और सुनना है, तो चल ये बातें हैं जो सेक्शन 10 ने नहीं बोला, फिर भी क्या होना जरूरी है। अब जब आप लिख रहे होंगे, याद रखिए इस क्वेश्चन को, तो उसमें आपको पहले बताना पड़ेगा 2 एलिमेंट होना जरूरी है, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके तुरंत बाद आ जाइएगा किस पे, उसके बाद आना पड़ेगा आपको सेक्शन 10 पे और अदर देन सेक्शन 10 पे। लेकिन उससे पहले लिखना पड़ेगा कौन सा चीज, कि 2 जो चीज जो है वो किस दायरे में नहीं आते हैं, 2 चीज कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में नहीं आते। कौन कौन सा 2? सोशल और कौन सा, डोमेस्टिक। जैसे ही ये खत्म हुआ सेक्शन 10 पे आएंगे। सेक्शन 10 तो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे एक्सप्लेन, सिर्फ क्या लिखेंगे, सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे। समय बचा हुआ है, नहीं सर समय खत्म हो गया, दैट्स इट, पैक कर दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए और वहां पे लिख दीजिए रिटर्न बैक अपने क्वेश्चन पे। मतलब ये, मैं तो खैर गरीब तुच्छ प्राणी था तो हम लोग ऐसा करते थे, आप लोग तो दूसरे जेनजी वाले लोग हैं, सर इतना पेन नहीं लेते, सर ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो है यहाँ जी भर जियो, फिर ये समाकल हो ना हो। होगा, सब समाकल होगा, उसके लिए कुछ पैसे होंगे तब ना कीजिएगा। कब तक मांग मांग के मोमोज खाते रहिएगा? अपने भी पैसे होने चाहिए ताकि मोमोज का जो है वो ठेला ही लगा दे, जब मन करे खाने का वहीं जाकर के क्या कर ले, खा लें और वहां बेच भी दें। जिनसे कह रहे कि यहाँ पे आप लिखिए रिटर्न बैक, क्यों? 5 मिनट हो चुका है, कुछ दूसरा क्वेश्चन आपको करना है वो कीजिए। अगर उसमें से हमें सामने टाइम क्या होता है, बच जाता है, तो छोड़ेंगे नहीं, लास्ट में जगह छोड़ दिया है हमने, आएंगे और लिखेंगे अदर देन कौन सा,
सेक्शन 10, लेकिन इसको क्यों छोड़ दिया? हमारे घर ही ने बोल दिया 3 मार्क्स का क्वेश्चन था या 5 का था, हम 8 मिनट पूरा कर चुके हैं, हम दूसरे क्वेश्चन पे निकलेंगे। अब उसके बाद अगर समय बचा रह गया 5 मिनट 10 मिनट, तो उस समय बस ये नहीं और नहीं नहीं ऐसे नहीं दौड़ाना है, और 5-10 मिनट ऐसे ही रह जाइए, कुछ नहीं होगा, नहीं खत्म होइएगा। अब उसमें जो है वो अगर आपने 2-3 क्वेश्चन भी ऐसा कर लिया, जस्ट इमेजिन अगर एक एक नंबर भी बढ़ा लिया आपने 5 क्वेश्चन में, एक नंबर से तो यहाँ दीवारें गिर जाती हैं, एग्जाम रिपीट करना पड़ता है, 39 पे अटक गए तो कितने। अगर आप रैंक की बात करें तो एक एक नंबर से रैंक में अंतर आ जाता है, आधे आधे नंबर से अंतर आ जाता है, तो कितने का आपका डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन हाँ ये नहीं कि एक क्वेश्चन आता है, जिंदगी में पहली बार तो कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, लिखेंगे, बर्बाद कर दे भाई, उसे बर्बाद नहीं कर रहे हो, खुद बर्बाद हो रहे हो, क्योंकि उसमें जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, आधे घंटे से लिख रहे हैं, सजा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, इमोजी बना दीजिए एरो की जगह, हर जगह पॉइंट में। कहा ऐसा मत कीजिए, यही चीज आपको बैलेंस करना रहेगा, करेंगे बात इसके आने वाले समय। तो देखिए अब इतने के बाद हम आ रहे हैं और अब बात क्या करें, कितने तरह के क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंशन वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे जैसा राक्षस रहेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, वो इसके भीतर जाएगा और बताऊंगा किस जगह से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ दोनों तरह के हो सकते हैं, मैंने पहले बताया 12 लोग आपके पेपर को सेट करते हैं, अलग अलग टेम्परामेंट के लोग होते हैं, कुछ लोग इंतजार करते हैं, अतिथि तुम कब आओगे, कब अटेम्प्ट आएगा, कब मस्त देंगे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे ने जो वो शानदार शानदार जो है परफॉर्मेंस दिया है, तो उन्हें भी तो 100 सुनार की एक लोहार की मिलना चाहिए एक दिन। कुछ लोग होते हैं कि ये काम की तरह है, लाओ यार मॉड्यूल में जो है, हाँ चलो लिख दो। तो इसीलिए आप कभी कभी जो देखते हैं ना, सडन चेंज आ जाता है, तो यार कितना बढ़िया यार, पिछले अटेम्प्ट का था, अपना तो किस्मत ही खराब है, उसी बार हम दे रहे थे, पता नहीं क्या दिमाग में आया, नहीं देते, क्या इस बार दिया है, लगता है कि पास करना ही नहीं चाह रहा था, ऐसा कोई क्वेश्चन सेट किया जाता है। ये जो सडन चेंज देखते हैं, इसका यही वजह रहता है। तो अब हम जो पहुंचे पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जब होगा तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। कौन सा, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ज्यादातर क्या करता है, अलग जाकर के छोटा छोटा वाला कोई टाइप उठा करके आपसे क्या कर देता है, पूछ देता है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक टाइप के भीतर वाला, और एक हो गया इसके भीतर केस लॉ बना करके, और उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए यहां पे हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा है। किस किस बेसिस पे, एक हमने बांटा वैलिडिटी, एक बांटा फॉर्मेशन, और एक परफॉर्मेंस। अब ये वर्ड याद रहना चाहिए आपको, यहां आप कुछ अपने तरफ का वर्ड नहीं दे सकते, सर वैलिडिटी की जगह कुछ और डाले, नहीं ये मत कीजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद इसके भीतर चलेंगे, देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पे कितने टाइप के हैं, फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, फॉर्मेशन, उस पे जो है वो कितने टाइप के हैं, फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, उसमें जो है वो आपके जो है वो कितने टाइप के हैं, राइट। तो चलिए पहले जरा इसमें देखें कि हम क्या लिख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ये सारे नाम हैं, नाम अभी सुनिए, एक एक को फोड़ेंगे, करना ही पड़ेगा। नाम क्या क्या है बोलिए जरा, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनइनफोर्सेबल। याद रखिए हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितना पीछे का चीज आप रिवाइज किए रहेंगे, उतना ही सफर आगे आसान रहेगा, और नहीं तो फिर वो सफर बन जाएगा इंग्लिश वाला। तो इसीलिए जो है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिछले चीजों से ही हम इसे कनेक्ट करते रहेंगे। दूसरा देखिए किस पे आए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अभी पढ़ा नहीं है, अभी तो सबसे पहले क्या पढ़ा, 3 कैटेगरी, मेजर 3 कैटेगरी, कौन कौन सा, वैलिडिटी, फॉर्मेशन, और फिर हमने जो है वो नाम देखे, किनके, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ये नाम देखे हैं। अब नाम देख रहे हैं किसके बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे, एक्सप्रेस, इंप्लॉयड, टैशिट, क्वासाई और ई कॉन्ट्रैक्ट, ये किस बेसिस पे है, फॉर्मेशन। अब किसका नाम जानना बचा है, परफॉर्मेंस, वो भी दर्शन कर ही लेते हैं। एग्जीक्यूटेड, और फिर एग्जीक्यूटरी 2 पार्ट में बंट गया, कौन कौन सा, यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो हो गया हमारा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मजा आया, करें नहीं, अभी तो बस हमने नाम सबके पढ़े हैं। तो अब क्या करेंगे,
एक एक को पिक करेंगे, यानी पहले आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ तो वैलिडिटी, तो आइए ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पे एक एक करके चलेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पे पहला क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर कह रहा हूं देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू जस्ट रटोफाई द वर्ड विच आई हैव रिटन, नॉट रिक्वायर्ड, सेंस वो आना चाहिए, और वो सेंस क्या हुआ, जरा सोचिए, नहीं लिखा है ये, जरा बताइए तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे? थोड़ा और बढ़िए, अभी हमने क्या पढ़ा है, एसेंशियल एलिमेंट नहीं पढ़ा है, डालिए ना, वो वर्ड डालिए ना, वो वर्ड का क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट थोड़ा ना करेंगे, तो डालिए एन एग्रीमेंट विच फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन अंडर, या एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नहीं रहा सेक्शन 10 याद, तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। A contract which fulfilling all the, yeah, containing all the essential element of a contract mentioned under Indian Contract Act। याद है तो सेक्शन 10 भी लिख सकते हैं, सेक्शन 2H भी लिख सकते हैं, जितने चीज याद रहे याद रखिए, सेक्शन नहीं याद रहे लीव इट, लेकिन गलत मत लिखिएगा, गलत लिखने पे हम बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा मतलब कूटते नहीं है, क्योंकि वो राइट तो है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, तो वो चीज नहीं, लेकिन वहां मार्क्स कटते हैं। अगर आपने नहीं लिखा मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन गलत लिखा थोड़े ज्यादा ही कम हो जाएंगे, तो कंफ्यूजन रहे, बिना सेक्शन लिखे हुए, बिना केस लॉ लिखे हुए 60% तक आप पहुंच सकते हैं, 60 नंबर तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते इंग्लिश को इंग्लिश की तरह लिख रहे हैं। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं इस विंग में हूं, आपके एकेडमिक एक्सपर्ट विंग में, और कॉपी और इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमें मन करता है 1000 रुपया बच्चा ले ले, बस कूट के मारने दे, ये चाहता है बाल ऐसे ऐसे से खींच करके नोच डाले, तो तू इंग्लिश लिखा है, 12th करके आया और ऐसे लिख रहा है। आप कहेंगे सर हमारा भी ऐसा हाल है, कोई बात नहीं, हाल है तो हाल को क्या कीजिए, उसे ठीक कीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट बिल्कुल बेहाल करने के लिए तैयार बैठा है और बोलता है कोई रहम नहीं। हाँ, मैं आपको मीठा मीठा बोल के खुश कर दूं, दुखी आप होइएगा एग्जाम के रिजल्ट के दिन, अभी इसीलिए बोल रहा हूं ताकि यहां पे लगे, और उसको क्या कीजिए, ठीक कीजिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, आप लिखेंगे तभी तो आपकी मदद करूंगा, कि ऐसे इंग्लिश वीक रहेगा, बताऊंगा कि ग्रामर की ये बुक पढ़िए, उसमें ये 2 सेगमेंट पढ़ लीजिए, आप छुपा के बैठे, मेरा इमेज अच्छा है, अच्छा मैं आपके लिए रिश्ता लाऊंगा जो इमेज बना रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, नहीं आता है तो उस चीज को क्या कीजिए, पूछिए, और इंग्लिश वाले चीज पे क्या रखिए, बस ध्यान रखिए। तो चलिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने क्या बोला, देखिए तो, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इज व्हाट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ, कौन सा ऐसा ये बात बोल दिया जो हमने पढ़ा ही नहीं, हम तो मर गए, बर्बाद हो गए, ऐसा चीज बोल दिया, ये सारी बात हमें पता है या नहीं, बॉस इतना ही नहीं पता है, अभी बोलेगा तो इस पे जो है वो आराम से जो है वो 5-10 मार्क्स का तो और लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जितने चीज हमने वैलिड पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ, डोंट गेट इमोशनल, टाइम ध्यान रखना है, अगर सिर्फ हमसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूछा हम और लिखेंगे, लेकिन अगर हमसे पूछा व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसका मतलब है फॉर्मेशन वाला भी लिखेंगे ना, ना लिख देते हैं ना, नहीं लिखना है तो किसके बेसिस पे लिखेंगे, सिर्फ वैलिडिटी के बेसिस पे लिखिए ना, वैलिड लिखिए, आगे वॉइड आएगा, वो सब टाइप बताइए, एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड पे जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ये नहीं होता है कि हर बार बहुत ज्यादा लिख दिए, तो लिखिए ना बहुत ज्यादा, मिलेगा मार्क्स, रेलिवेंट चीज बहुत ज्यादा लिखिए, आपसे अगर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी पूछा, लिखिए ना, जितना फोड़ के लिखना है वैलिड में, जितना फोड़ के लिखना है आपको किसमें, वॉइड में, जितना वॉइडेबल में लिखना है लिखिए इन सब में, लेकिन एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव लिखने का हम आपको क्रेडिट देने वाले नहीं है। अब देखिए यहां पे, ये सबसे आसान था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारे एसेंशियल एलिमेंट होंगे तो क्या कहलाएगा, नहीं होगा एसेंशियल, नहीं है कंसिडरेशन सही तो नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यही बस हमें जानना, आगे देखते हैं ना और टाइप में, फिलहाल देख रहे थे वैलिड है या नहीं है, तो वैलिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एग्रीमेंट, इन्फोर्सबल लॉ एंड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो दिया हुआ है, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा एक और चीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एक बात और करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो यू विल गेट विच काइंड ऑफ रेमेडी, लीगल रेमेडी। अब आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, आपको मिलेगा लीगल रेमेडी, किसको, एग्रीव पार्टी, यानी कि बोथ, दोनों जो पार्टी है उनके पास ये राइट अवेलेबल है। हो सकता है कभी जो है वो राम दिन गड़बड़ करे तो भाई हरिया के पास रहेगा, हरिया गड़बड़ किया तो किसके पास,
रामदीन, यानी दोनों पार्टी के पास अगर किसी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, उसके कारण किसी को नुकसान हुआ है, वो उसका कंपनसेशन ले सकता है। अब अगर हम करते हैं क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है या तो कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा आ गया, ये वर्ड ध्यान से सुनिएगा, कौन सा, कोई सर्कमस्टांस ऐसा आ गया या लॉ में कोई चेंज आ गया जिसके कारण जो है अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, यानी उसको किया नहीं जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता है, तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर कॉन्ट्रैक्ट वायड हो गया तो नन ऑफ द पार्टी कैन गेट रिलीफ अंडर कोर्ट ऑफ लॉ। दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकता। दोनों में से किसी भी पार्टी को कौन सा रिमेडी नहीं मिलेगा, लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए या फिर लॉ में कोई क्या आ गया, चेंज आ गया, जिसके कारण उस चीज को किया जाना अब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में दोनों में से किसी भी पार्टी को कहीं कोई जो है वो लीगल रिमेडी नहीं मिलेगा, एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते। लेकिन देखिए वैलिड में बोला था ना, जो एग्रीव्ड है वो क्या ले सकते हैं, लीगल रिमेडी जो है वो ले सकते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल जैसे बोल रहा हूं, मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं ही टैक्समैन पे जैसे मेरे बुक लिखे हुए 12-13 बुक का मैं ऑथर हूं गलती से, अब जो है मैंने टैक्समैन को बोला कि एक और बुक मैं उनको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब मैं बुक प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो है वो आपको अभी 3-4 दिन पढ़ाया, आपने बोला लगता है थोड़ा दुष्ट टीचर है, आधा ठीक नहीं लग रहा है, धीरे धीरे थोड़ा दुष्टता ज्यादा कर रहे हैं, अभी मैंने किया नहीं है। अब जो है वो कह रहे हैं कि करते हैं आप क्या, मैं रिजल्ट के लिए किसी हद तक चला जाता हूं, मतलब मारता पीटता नहीं हूं, लेकिन चाहे जो है वो घूम घूम के कॉपी देखना, लिखना, यहीं पे लिखेंगे, वो सारे लेवल होते हैं। अब कह रहे हैं कि आपने बोला कीड़े फड़ेंगे, बद्दुआएं दो, मरे ये जल्दी, दिया आपने, मर मुड़ गया मैं। अब बताइए क्या मेरे लीगल हायर से कंपनसेशन लेंगे टैक्समैन, मैंने बोला था बुक लिख के दूंगा, क्या मुझे फोर्स कर सकते हैं, करें, मंजुलिका बन के आऊंगा फिर मैं, क्या वो कहा नहीं कर सकते। और सुनिए सिचुएशन, मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ अक्षित, रक्षित और यश, अच्छा दो यश, रक्षित के इधर भी यश, रक्षित के उधर भी यश, क्या बात है, तो इनके अगल बगल तो यश ही यश है। तो रक्षित जो है उन्होंने यश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, यश का जो है वो बहुत बड़ा बड़ा मॉल है, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बोरे में भर भर के पैसे हैं, इनके जो है 4-5 जो है वो मॉल वगैरह है जहां पे इनके और भी शॉप्स और बाकी सारे चीज चलते हैं। इनको जरूरत पड़ती है पॉलिथीन की, चीजों को रैप और पैक करने के लिए। रक्षित भी जो है वो बड़े आदमी है, वो तो वैसे भी देखने में बड़े लग ही रहे। तो रक्षित जो है वो मालदार आसामी, इनका अपना बिजनेस है क्या बनाने का, अलग अलग तरह के पॉलिथीन बनाने का। इन्होंने बोला था मैं आपको 1 लाख पैकेट यानी कि बैगेज जो है वो आपको क्या करूंगा पॉलिथीन का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जितने कहानी है यही आपके एग्जाम में आपको बचाएगा और यही केस लॉ का पार्ट है, बस किरदार वहां पे बदल जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही आपको मिलेगा जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो अब रक्षित ने बोला कि 1 लाख जो है वो क्या दूंगा, बैगेज दूंगा। यश ने बोला ठीक है, मैं 10 लाख रुपया इसके लिए क्या करूंगा, पे करूंगा। अब जो है वो समय आया और वो समय आया 15 दिन बाद का, और डिलीवरी जो है वो देना था मान लीजिए 25 अप्रैल को। कब देना था, 25 अप्रैल को। लेकिन हुआ क्या, 25 अप्रैल को डिलीवरी तो था, लेकिन 15 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आया, और वो नोटिफिकेशन क्या आया कि कोई भी आदमी इतने से कम माइक्रोन का पॉलिथीन नहीं बना सकता। ये माइक्रोन एक थिकनेस होता है, सुने भी होंगे आप, गवर्नमेंट का आया भी है, बड़े बड़े दुकान फॉलो करते हैं, बाकी नहीं करते, वो अलग चीज है। कहा कि इससे कम नीचे का जो है वो पॉलिथीन बनाएंगे ही नहीं, मतलब एक खास क्वालिटी का पॉलिथीन बनाने पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया, कोई नहीं बनाएगा। अब मुझे बताइए क्या रक्षित जो है वो पूरा नहीं करना चाहते थे कॉन्ट्रैक्ट, चाहते थे, क्या बना सकते हैं, अगर बनाया तो गवर्नमेंट कूटेगा और अगर नहीं बनाया तो यश कूटेंगे, मतलब दोनों तरफ से ये जा रहे हैं। कहा कोई बात नहीं है, यश की कुटाई बर्दाश्त कर लेंगे, सरकार की नहीं, क्योंकि सरकार जो है वो वहां पे हथकड़ी लगा के ले जाएगा। अगर देखते हैं अभी भी रूल है, अगर आपके दुकान में वो पॉलिथीन मिलता है और अगर रेड पड़ता है तो वैसे केस में क्या कर लिया था, नॉन बिलेबल ऑफेंस है। जो चीज नॉन बिलेबल ऑफेंस है, बीएनएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत, जो पहले इंडियन पिनल कोड कहा जाता था,
तब भी आप देखिएगा दुकानों पे क्या होगा, मिलेगा। लेकिन आप जाइए अभी भी अच्छे जो भी दुकान है स्वीट्स और बाकी वाले, उनके पास अब दूसरे तरह का मिलेगा, ये पॉलिथीन नहीं मिलेगा। वो थोड़ा कपड़े टाइप वाला आपको जो है वो मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो गल जाते हैं और वो जो है वो डिस्पोजेबल है। ये तो डिस्ट्रॉय ही नहीं होता है पॉलिथीन, मतलब मानव सभ्यता खत्म हो जाएगा, वो एज इट इज नाले में पड़ा हुआ रहेगा, वो नहीं गलेगा, इसीलिए बैन लगा दिया गया। अब मुझे बताइए, क्या जो है यश रक्षित को शू कर सकते हैं कि चल भाई बोला था तो दे मुझे पॉलिथीन, हाँ या ना? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों ये वॉइड हुआ? लॉ में चेंज या सर्कमस्टांसेस में बदलाव आ गया, पॉसिबल। आपने सुना होगा कि राजेंद्र नगर में एक लाइब्रेरी में जो बेसमेंट में था उसमें पानी पिछले साल की घटना है, पानी इन करने के कारण जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट की जान चली गई, मतलब 3-4 बच्चों की जान चली गई थी, सुना था ये। उसके बाद से बैन लगा दिया गया कि बेसमेंट में पढ़ाने का काम नहीं होगा। हमारे भी बेसमेंट बंद पड़े हुए अपने हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बंद है, क्योंकि उसमें लॉ है कि नहीं हो सकता। अब सोचिए जरा, मान लीजिए कि मैंने जो है वो किसी लैंडलॉर्ड के साथ एक जो है वो एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं वहां पे इंस्टीट्यूट चलाऊंगा और 1 साल के लिए लॉक इन था हमारा, मतलब 1 साल का मुझे क्या देना था, किराया देना था। 1 साल तक सिक्योरिटी है, 1 साल से पहले मैं नहीं छोड़ सकता, छोड़ूंगा तो क्या होगा, पूरे 1 साल का क्या देना पड़ेगा, तब भी किराया देना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, अब हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है, एग्रीमेंट, डील, कॉन्ट्रैक्ट सब हो चुका है, लेकिन वही 2 दिन बाद घटना हो गई और सरकार ने क्या बोला कि बेसमेंट में एकेडमिक कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके। आपको वहां बुक रखना है, ये रखना है, कीजिए, लेकिन एकेडमिक एक्टिविटी जहां स्टूडेंट इन कर रहे हैं वो चीज नहीं होगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं अब उनके पास नहीं 1 साल तक जो है वो जाता हूं, 1 साल तक उनका रेंट पे नहीं लेता हूं, तो क्या वो मुझसे कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के 1 साल का किराया वसूल सकते हैं? क्यों नहीं वसूल सकते? क्योंकि ये क्या हो गया, ये बेसिकली जो है वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। इसीलिए तो वॉइड होने के कारण कोई क्या नहीं मिल रहा है, लीगल रिमेडी नहीं मिल रहा है। तो देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम व्हाट, thus a void contract is one which cannot enforce by court of। अब जरूरी आप यही लैंग्वेज चिपकाइए, लेकिन अगर आप इसको नहीं लिख पा रहे हैं तो वो आपको इंप्रूव करना ही रहेगा, और नहीं तो फिर जय माता दी, लेट्स रॉक, मारिए रट्टा और आगे बढ़िए। तो देखिए, हमने पहला क्या बोला, पहला हमने क्या बोला, वैलिड। दूसरा क्या बोला, ये किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ, वेल ये जरूर याद रखिए, क्योंकि पता नहीं आपके एग्जाम में कहीं पूछ दिया ऑन द बेसिस ऑफ, अगर सिर्फ पूछा मेंशन वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब तो अगर आप भूल भी गए हैं कौन सा वाला, वैलिडिटी वाला, फॉर्मेशन वाला, परफॉर्मेंस वाला, तो कोई बात नहीं है, सब हटाइए और लिखिए फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इधर से एक एग्जीक्यूटेड लिख दीजिए, एक वैलिड लिख दीजिए, एक वॉइड लिख दीजिए, एक जो है वो इम्प्लॉयड लिख दीजिए, चलेगा। लेकिन हाँ, वो बेस्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो बेस्ट आंसर नहीं। बेस्ट आंसर क्या हुआ, पहले 3 कैटेगरी, और उस 3 कैटेगरी के भीतर क्या लिखना, उसके सब कैटेगरी लिखना। चलिए अब आते हैं जरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, इसीलिए अब कह रहे हैं वॉइडेबल बेसिकली जो है वो क्या हुआ। कहा कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पे एक पार्टी, जिसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी, उसका कंसेंट फ्री नहीं था। क्या नहीं था फ्री? ऐसे केस में वो जो एग्रीड पार्टी है, अगर वो चाहे तो उस चीज को इन्फोर्स करे, और अगर वो नहीं चाहे तो उस चीज को इन्फोर्स, यानी कि सिर्फ उस एक पार्टी के चाहने पे वो इन्फोर्सेबल हो सकता है, लेकिन दूसरे का कोई इसमें कंसर्न नहीं रहेगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कहा गया कि एक पार्टी के चाहने पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और अगर वो नहीं चाहे तो उसे खत्म कर सकता है, लेकिन दूसरा पार्टी कुछ नहीं कर सकता, जो पहला पार्टी बोलेगा वो बस करना पड़ेगा उसे। अब इसके एग्जाम्पल लीजिए, आप आसानी से समझेंगे। मान लीजिए कि प्रिया ने जो है वो एक स्कूटी जो है वो चिपकाया किनको, इशिका को। इशिका सीधे साधे थे, तो प्रिया ने जो है क्या किया, प्रिया ने जो इशिका को बोला कि बहन मक्खन है, मक्खन मेरा स्कूटी, आज तक कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, कोई खराबी नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा, और एकदम जो है वो समझो नया ही है, बस मैंने ही चलाया है, मुश्किल से जो है वो चला होगा 50-60 किलोमीटर।
अच्छा, पूजा वगैरह के लिए लिया था इन्होंने स्कूटी। तो अब जो भी रहे इन्होंने उनको दे दिया। अब जब जो है ये यूज करने लगे और तय हो गया, 30,000 रुपए में डील हो गया, 30,000 रुपीज में। अब देखिए, कल के डेट में जो है जब इशिका जो है इसका यूज करने लगी तो देख रही है कि ये मक्खन की तरह तो नहीं चल रहा है, इसमें तो मक्खन किधर है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें तो तरह तरह की आवाजें, कभी झटका दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो कभी ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम आना शुरू, ये गए मैकेनिक के पास। जब ये मैकेनिक के पास गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये मैकेनिक के पास गए तो मैकेनिक ने जो इनको बोला कि मैडम ये तो नया खरीदे हैं। बोली नया ही है। नया कितने किलोमीटर बोले थे? वो 50-60 किलोमीटर। मैडम 5,000 किलोमीटर, लगता है खूब दौड़ाया है स्कूटी को, भागते थे इससे, स्नैचिंग वगैरह करते थे, खूब चलाया है इसे। अब देखिए, अब देखिए, यहां पे जो इन्होंने बोला था उससे अलग चीज इन्होंने दिया। ये सब जो है वो पता था इनको। कहा कि हाँ, अगर पता था दिया तो ये किस कैटेगरी में आया? फ्रॉड। इसके स्पेसिफिक टाइप में जाएंगे। अब जो है वो इशिका के पास दो रास्ते हैं। पहला, स्कूटी लेके जाएंगे, उनके मुंह पे मारेंगे, और क्या लेकर के आ जाएंगे? पैसे। मतलब ऐसे मुंह पे मत लिखिएगा, एग्जाम में मारेंगे, मतलब वापस करेंगे और क्या ले लेंगे? और दुनिया का कोई भी ताकत इनको नहीं रोक सकता है। और अगर वो नहीं देंगे तो, प्रिया नहीं दी तो, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के क्या करेंगे? रिमेडी। यही है लीगल रिमेडी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इशिका को जो है वो पूछा मैकेनिक ने कि मैडम कितने में लिए हैं, तो 30,000 में। अच्छा, तब तो कोई बात नहीं है, अभी तो लाख रुपए से कम में ये सब स्कूटी नहीं आ रहा है, तो बस इसमें, लेकिन अगर आप ना 10,000 खर्च कर दिए ना तो ये पक्का मक्खन हो जाएगा। सब इनको स्कूटी की जगह मक्खन बेच रहे, ब्रेड पे लगा के खाने के लिए। तो अब उन्होंने जो है वो फिर इनको बोला कि बस कितना लगा दीजिए? 10,000 लगा दीजिए मैडम, बिल्कुल सही में क्या हो जाएगा? मक्खन। अब इन्होंने सोचा 40,000 में ठीक है, बुरा डील नहीं है, अभी नया खरीदने जाएंगे तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे। अब इन्होंने 10,000 लगा दिए। देखिए, अब ऐसे केस में जो है इनकी मर्जी है, ये चाहे तो क्या कर सकते हैं? स्कूटी रखें, और चाहे तो क्या करे? बेच। यानी कि लीगल रिमेडी चाहे तो ले, नहीं चाहे तो ना ले। इसका मतलब है कि क्या अब प्रिया जो है वो आती है बीच में और कहती है कि सॉरी इसी का, सॉरी सॉरी, मैंने ना झूठ बोल के बेच दिया था, अब जो है मुझे बहुत खराब लग रहा है, ये लो अपने पैसे और ये दे दो मुझे स्कूटी। अगर ऐसे प्रिया बोल रही है तो बताइए, इशिका की मर्जी है, चाहे तो दे या ना दे, या प्रिया को उन्हें वापस करना पड़ेगा स्कूटी? मर्जी है, चाहे तो दे चाहे तो। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? बोलते हैं वाइडेबल। एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर है। एग्रीव्ड पार्टी जो है वो चाहे तो इन्फोर्स करे रिमेडी, चाहे तो इन्फोर्स ना करे। देखिए, याद रखिएगा, अगर एग्जाम्पल को तो रटना कम पड़ेगा, अगर इंग्लिश लिखना आता है तो उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए यहां पे एक और सिचुएशन। अगर मान लीजिए, ये तो एक हुआ, अगर मान लीजिए कि यहां पे ही क्या हो रहा है कि प्रिया ने जो है पिस्टल लिया और इशिका के ऊपर लगाया और बोला कि देख ले, 6 की 6 गोलियां तेरे भेजे में होगी, और एक तो वैसे ही भेजा नहीं है, जो है वो भी बाहर आ जाएगा। अगर इसे तुमने नहीं खरीदा तो पैसे दे और इसे कागज साइन करके खरीद। अब मुझे बताइए इसे क्या बोलते हैं? वर्ड बोलिए, क्या बोलते हैं? आगे और इसको डिटेल में जानेंगे जब हम यूनिट नंबर 3 पर, लेकिन अभी भी हमने इसे बोला, इसे क्या बोलते हैं? कोर्शियन का मतलब होता है डराया धमकाया। और इशिका जो है वो क्या बोलती है? चल मार ले, देखती हूँ कितना है, मुक्के तो चलेंगे ना, तो उसे गोली चलाएगी, चला चला गोली। नहीं चला पाई। अब उन्होंने सिर्फ पिस्टल दिखाया था, इसके लिए बीएनएस के तहत जो है वो इशिका उनके ऊपर केस फाइल कर सकती है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्शियन का केस फाइल, कोर्शियन तब फाइल होगा जब उन्होंने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, साइन तो कर दिया, अब साइन करने के बाद जो है हमेशा थोड़ा ना पिस्टल लेकर के है। ठीक है, स्कूटी उठाई गई, पैसे दिए, चले गए। जब गए तो पता चला कि अरे स्कूटी तो बढ़िया है, ऐसा दिक्कत नहीं है, बस उनको जरूरत था तो उन्होंने ऐसा कर लिया। अब इनकी मर्जी है, इसी का चाहे तो उस चीज को अपने पास रखें, कोई इनसे वापस नहीं ले सकता है। लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहे तो अब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, बोलेंगे माय लॉर्ड, तब मैंने साइन किया है। तो ऐसे केस में उनको क्या मिलेंगे? जो कंपनसेशन वो तो मिले, क्योंकि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए ये मैं नहीं बोलूंगा कि आर्म्स एक्ट और बाकी भी इस पे क्या बनेगा,
केस बनेगा जिसमें एक्सटॉर्शन वगैरह का भी ये केस बनता है बीएनएस के तहत, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। तो कह रहे हैं कि एक पार्टी जिसका नाम कौन सा पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी, वो चाहे तो एक्सरसाइज करे चाहे तो एक्सरसाइज। अब इसी को देखिए अलग अलग सिचुएशन में दिखा रहे हैं। पहला सिचुएशन क्या क्या है, डराया धमकाया या क्या किया, अनडू इन्फ्लुएंस या क्या किया, या क्या है। अच्छा, सही में नहीं था पता प्रिया को भी कि इतना जो है वो मशीन अब ओल्ड हो चुका है, तो क्या होगा, ठीक है हम आपसे और कंपनसेशन नहीं लेंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म करना पड़ेगा, मेरे 30,000 दीजिए, हम आपसे डैमेज क्लेम नहीं करेंगे। क्यों, जानबूझ के नहीं किया, आपको भी नहीं था पता, तो ये हुआ मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर फ्रॉड है तो इसके बावजूद जो इनकन्वीनियंस कॉज मुझे हुआ है, दैट इज नॉट ओनली डीपली रिग्रेटेड बोल के काम चलेगा, बल्कि उसके बदले में भी क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो देखिए एक सिचुएशन ये, अब दूसरा सिचुएशन देखिए, किसका हम लोग कर रहे हैं अभी सारा कुछ, वाइडेबल का ही, बस कुछ नहीं, ये एग्जाम्पल है, चिंकी मिंकी यहां पे है, हमारे केस में कौन थे, प्रिया और इशिका थे। अब देखिए दूसरा सिचुएशन, व्हेन ए पर्सन प्रोमिसेस टू डू समथिंग और वो जो है वो उसे पूरा नहीं करना चाहता। जैसे प्रिया ने बोला था कि हम आपको 30,000 रुपए में क्या देंगे, स्कूटी देंगे। इशिका ने बोला हम 30,000 में आपका स्कूटी क्या कर देंगे, खरीदेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये डेट इन्होंने दिया था 10 तारीख का, नहीं ये डेट इन्होंने दिया था 11 अप्रैल का। कब का दिया था, 10 अप्रैल को प्रिया आती है और कहती है कि इशिका मैं नहीं बेचना चाहती हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला, मैं नहीं बेचना चाहता हूं। कोई कोर्सियन नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, ना कोई फ्रॉड है, ना मिसरिप्रेजेंटेशन है। बार बार कह रहा हूं केस बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहे हैं कि प्रिया आकर के कहती है कि इशिका मुझे ये चीज नहीं बेचना है। अब ऐसे केस में जो है ये कंप्लीटली किसके ऊपर है, इशिका के ऊपर, क्योंकि प्रिया तो आगे बढ़ करके आ रही है। अगर इशिका बोलती चल कोई बात नहीं है, तो ये फिर वॉइडेबल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इशिका बोलती नहीं नहीं बेचोगी कैसे, नहीं बेचना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो बताइए प्रिया को बेचना पड़ेगा या नहीं, बेचना पड़ेगा। और अगर इशिका बोलती चल कोई नहीं, तू भी क्या याद रखेगी, चल कोई बात नहीं, तो ये क्या हुआ, तो इसीलिए बोला कि ये वॉइडेबल हुआ जब अभी फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन सामने वाला नहीं परफॉर्म करना चाहता है। तो ऐसे केस में आपको भी अच्छा बहाना मिला है, आप भी जो है वो चाहे तो परफॉर्म ना करें, लेकिन आप चाहे तो कर सकते, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा है, वॉइडेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कह रहे व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू परफॉर्म ए वर्क विद इन व्हाट टाइम, एक एलिमेंट था और वो हमने रखा हुआ था कि अगर आपको जो है वो बेचना है तो भाई मुझे ये 10 तारीख तक बेच दीजिएगा। कितने तारीख तक लिखा हुआ था जब आपने डील किया था कि 10 तारीख तक मेरे घर पे क्या लग जाना चाहिए, स्कूटी लग जाना चाहिए, क्योंकि 11 तारीख से वाई द बॉयज हैव ऑल द फन, मुझे उड़ना है 11 तारीख से उस पर। कितने तारीख तक का टाइम दिया था, 10 तक का टाइम दिया था। अब ये 10 तक नहीं आए और प्रिया जो है वो कहां कितने को आ रही है, 11 को, क्योंकि 10 को ये खुद उस पर उड़ रही थी, इसीलिए नहीं आई। अब कब आई ये, अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे एक एलिमेंट टाइम था या नहीं था, क्या प्रिया बेचना नहीं चाह रही है, वो तो पिछले केस में था, बोली नहीं बेचना है, तो मर्जी थी इशिका की, खरीदना चाहे तो खरीदे, नहीं खरीदना चाहे तो, इस बार बेचना तो चाह रही है, बट टाइम एलिमेंट को ब्रीच किया या नहीं किया, ब्रीच किया करने का मतलब था ओवरराइड किया या नहीं किया, यानी कि उसको ओवरशूट किया या नहीं किया, उसको मिस किया या नहीं किया। अब किसके ऊपर है, इशिका। अगर इशिका बोलती चल कोई नहीं, दे चाबी पकड़ पैसे, अगर वो बोलती मुझे नहीं चाहिए, इन दोनों में से कोई भी अगर एक्टिविटी करना चाहेगी तो प्रिया कुछ भी नहीं रोक सकती है। अगर वो लेना चाहे तो देने से मना अब नहीं कर सकती है, देने से मना, और अगर वो बोलती मुझे नहीं लेना है तो वो जबरदस्ती उनको दे नहीं सकती और कोर्ट ऑफ लॉ में उनको स्यू नहीं कर सकती। ये है आपका तीसरा सिचुएशन। ये तीनों सिचुएशन किसके देखे हैं, और सही में बोलिएगा तो तीन ही सिचुएशन नहीं है। पहले सिचुएशन में बताइए क्या एक ही सिचुएशन है, समझ रही है बात या मैं अकेला समझ रहा हूं, पहले सिचुएशन में क्या एक ही सिचुएशन है, ओ भाई बोलिए, नहीं कितने हैं, देखिए ना कितने सारे नाम तो लिखे हुए, अब क्या लिखा हुआ रहेगा, ये देखिए ना, कोर्सियन भी हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड हो सकता है, और भी है, मिस्टेक भी हो सकता है, हाँ या ना। तो ये सारे सिचुएशन है, इसको हमने 3 पार्ट में बस बांटा हुआ है। केस लॉ में कोई सा भी एक क्रिएट कर सकता है,
और आपको पहले लिखना पड़ेगा प्रोविजन कि ये प्रोविजन है, और तब लिखना पड़ेगा इस केस में क्या हुआ। तभी तो बोला कि अभी कंटेंट तो बताने दीजिए, तभी ना लिखना सिखाऊंगा। कंटेंट ही नहीं रहेगा तो खेलूंगा किस चीज के साथ। तो पहले इसको चलने दिए, तब देखेंगे कि केस लॉ में पूछा तो कैसे लिखेंगे, डिस्क्राइब में पूछा तो कैसे लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स में पूछा तो कैसे लिखेंगे। तो फिलहाल अगर हम बात करते कौन से कॉन्ट्रैक्ट की, किसके हाथ में है सारा कमान, एग्रीव पार्टी। क्यों? क्योंकि एग्रीव पार्टी का क्या फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं। ये बात आना चाहिए लैंग्वेज में, बाकी और जो भी खिस्सा कहानी कहिए, लेकिन ये आना चाहिए, द कंसेंट ऑफ एग्रीव पार्टी इज नॉट फ्री, ये होना चाहिए। दूसरे वाले में जब हम कहेंगे तो अप्रोच कौन कर रहा है, व्हेन वन पर्सन इज नॉट विलिंग टू परफॉर्म हिज ओन परफॉर्मेंस। तो दूसरा भी क्या है, अब ये वर्डेबल हो गया, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। टाइम एलिमेंट था एंड टाइम वाज ओवरसाइट, यानी कि वो क्या हो गया, मिस किया गया। तो हाँ जी, क्या कॉन्सेप्ट अगर फ्री नहीं था, तभी तो बोला, तभी तो हमने आपको रिमेडी दिया कि आपने, फिर देखिए कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला कोर्सियन किया आपने, बंदूक रखा हुआ था तो मैंने साइन किया ना। अब मैं कब जाऊंगा कोर्ट ऑफ लॉ में, आप मेरे ऊपर बंदूक टांगे, मैं बोल रहा हूं साइन करा ले देख लूंगी तुझे कोर्ट ऑफ लॉ में, वो वहीं पे ना शूट कर देगी। तो आप रिमेडी के तो तब ना जाएंगे जब यहां से क्या होंगे, आप यहां से फ्री होंगे। फ्रॉड किया आपके साथ, आप बोले सर फ्रॉड किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, कहां पता था मालिक की फ्रॉड किया। अगर फ्रॉड कोई कर रहा है हमें पता होगा तो हम तो सही में जो है फिर डैश डैश ना हो गए कि कोई हमसे फ्रॉड कर रहा है और हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर रहे हैं। तो कहा नहीं, हमें तो पता तब चला जब हम लेकर के कहां गए, मैकेनिक के पास गए तो पता चला। देखिए रिमेडी कब मिलता है, हमारे साथ धोखा हुआ, अगर हमें पता होता कि सामने वाला जो कर रहा है धोखा है, तो सोचिए ना कोई लॉ बनता। हमें यही तो नहीं था पता, जब पता चला तो हम किसके लिए गए, रिमेडी के लिए गए। इसी के लिए तो क्या बना हुआ है कानून। कोई आया लूट करके चला गया, सर कैसे लूट करके चला गया, लूट के चला गया ना, था उसके पास गन। तो अब जरा इन दोनों के बीच में हम कॉरिलेशन कर रहे हैं। अब ये ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये दोनों तो पढ़ ही लिया, इतनी तो बातचीत कर ली। मान लीजिए किस अंदाज में पूछ दिया, डिस्टिंग्यूश करने पूछ दिया, तो अब आपके पास इसको आंसर देने का दो तरीका। वो तीन को गायब कर दीजिए, वो तीन नहीं, हमेशा किस में आंसर करेंगे आप, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन इसका भी दो तरीका है, एक आप चाहे तो सिर्फ दो के फॉर्म में कीजिए, यानी कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो कॉलम रखिए, पॉसिबल। आप चाहे तो तीन रखिए, कोई भी अंतर नहीं पड़ता मार्क्स पे। तो दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाइएगा, गलती से 18 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको समझ लीजिएगा। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं भाई तू ऐसे मत करियो, तू ऐसे करियो, तो फिर उसी भाई से पूछिए, वो भी तीसरा अटेम्प्ट ही दे रहा है, एक्सपीरियंस बहुत ले चुका है भाई। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, आपको जो है ये तरीका, आप तीन कॉलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसका, दो। तीन कॉलम का मतलब कि एक तरफ आपने क्या लिखा है यहां, मीनिंग, इन्फोर्सिबिलिटी, कॉज, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और राइट। एक तरीका बिल्कुल ये नहीं लिखा, गायब, और सिर्फ क्या लिखा, यहां पे जो है वो पॉइंट दिया और लिखा ए कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी, बस ये लिखा। और इधर क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ व्हाट, अदर और ऑप्शन। तो कह रहे कि सिर्फ किसके चाहने पे, एक पार्टी के चाहने पे, यानी एक साइड के पार्टी पे। अब वो एक साइड में एक पार्टी भी हो सकता है और एक से क्या हो सकता है, क्योंकि हम पार्टी बोलते हैं ना, तो एक तरफ मल्टीपल पार्टी भी हो सकता है, दूसरी तरफ भी मल्टीपल पार्टी हो सकता है, नहीं हो सकता है। मकान वगैरह का डील हो रहा होता है, बड़े सारे टेनेंट होते हैं और एक तरफ सिर्फ लैंडलॉर्ड होता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं। और ये इन्फोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ व्हाट, एग्रीव्ड पार्टी। कौन से पार्टी, एग्रीव पार्टी। ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू चेंज इन, देखिए आ गया ये वर्ड, और व्हाट, चेंज इन सर्कमस्टांसेस। लेकिन क्या, बियॉन्ड द कॉन्टेम्पलेट, इसका मतलब कंट्रोल होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी। देखिए थोड़ा थोड़ा लॉ का वर्ड जानना इसीलिए लिख दिया, आप चाहें तो वहां क्या लिख सकते हैं, कंट्रोल, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी। हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमारे कंट्रोल में था पॉलिथीन बैन हो गया, हमारे कंट्रोल में था बेसमेंट पे जो है वो एजुकेशन एक्टिविटी बंद कर दिया गया, कहा नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं था। ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ पार्टी वॉज, देखा ही हमने, कंसेंट नहीं, फिर डराया धमकाया गया, फ्रॉड किया गया। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, और ये इसमें ऐसा नहीं है कैन बी परफॉर्म, ये करना पड़ेगा अगर कौन चाहेगा,
एग्री पार्टी चाहेगा। ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी वॉट, किसी को लीगल रेमेडी जो है वो नहीं, ना मकान मालिक मुझे क्या कर सकता है, और ना ही मकान मालिक ही अपने तरफ से, उसके ऊपर भी केस आएगा ना, क्योंकि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिया है, क्योंकि उस पर तो बैन है। वो कल को आके मुझे कहता है नहीं नहीं हटाइए अपना बोरिया बिस्तर, तो मैं उनको नहीं बोल सकता अच्छा अच्छा मैंने इतने पैसे लगा रखे हैं बोरिया बिस्तर उठाऊंगा, तुझे ना उठा दूं, मैं जा रहा हूं कोर्ट ऑफ लॉ में कंपनसेशन लूंगा, इतना मैंने यहाँ पैसे लगा दिए हैं। कहा नहीं, ना मैं कंपनसेशन ले सकता हूं ना वो कंपनसेशन। बहुत नुकसान हो रहा है यश को, मॉल है दुनिया भर का, सब जगह सामान की सप्लाई होगी, पॉलिथीन में जा करके जाएगा, नहीं बिक रहा है सामान, कह रहे वो नहीं रक्षित के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। उल्टा रक्षित भी नहीं कह सकते कि लेगा कैसे नहीं, तेरे लिए इतने सारे पॉलिथीन मैंने बना लिए, अब इसे खुद पहन चाहे जो भी कर, लेकिन तुझे लेना पड़ेगा, नहीं ये नहीं कर सकते हैं। दोनों में से किसी के पास रिमेडी नहीं है। इसको क्यों हम ऐसे करके कॉरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिमाग में यह रहना चाहिए कि वॉइडेबल के केस में ऐसा है, किसके लिए है, एग्रीड पार्टी के लिए यह चीज क्या है आपका अवेलेबल है। अब यहां पे देखिए हमने जो पढ़ा, अगर आप इसी को जो है वो लिखते हैं, चाहे मैंने बोला बेसिस करके लिखिए चाहे कैसे लिखिए, आप डबल में यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम में लिखिए, सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, ये बस आपको ध्यान रखना है। अधूरा सेंटेंस नहीं, बहुत लंबा सेंटेंस नहीं लिखना है, बट इट शुड बी कंप्लीटेड, फुल स्टॉप वगैरह होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी जब मैं देखना शुरू कर रहा हूं तो कुछ कुछ जगहों पे जो है वो करेक्शन की जरूरत है, तो ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में अगला क्या है हमारा, क्या पूछिए, क्या, फिर से बोलिए, कहां पे हैं, बोलिए, रेसिंड है बच्चे। रेसिंड का मतलब होता है रेसिंड, रेस्टिट्यूट, कैंसल, ये तीनों एक ही वर्ड है। तो रेसिंड का मतलब क्या होता है, क्या कर देना, वेव ऑफ करना, खत्म कर देना, कैंसिल कर देना। रेसिंड का मतलब क्या होता है, क्लोज करना, कैंसिल करना, खत्म करने को क्या बोलते हैं, रेसिंड। रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेसिंडेड, कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन किसके द्वारा, एग्रीड पार्टी के द्वारा, दूसरे के द्वारा नहीं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अब मुझे बताइए इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा चीज होगा इसका जो है वो जिसके कारण हम इसको इलीगल डिक्लेयर करेंगे, या कंसिडरेशन, दोनों बात बोलिए, पूरा बात कीजिए। कंसिडरेशन भी क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, हमारे एग्जाम्पल वाले को ही ले लीजिए, बोला आपने कि जो है वो बैग पहुंचा दो जिसमें बुक है और दूंगा थोड़ा सा, क्या है ये, कंसिडरेशन, इलीगल नहीं है। चरस गांजा, क्या ये किसी को आप ऐसे बेच सकते हैं, क्या ये आपका जो है वो पनीर है, वो फ्राई करके देता हूं, कहा नहीं ये नहीं है, तो कहा इसीलिए क्या होगा, इलीगल होगा। और सुनिए, अगर जो है वो आपने इस बार सप्लाई करवाया उन चीजों का और बोला बदले में लाख रुपए देंगे, तो इस बार जो है वो क्या हो गया, वो काम क्या निकल गया। तो अगर कोई भी कंसिडरेशन या कोई ऑब्जेक्ट जो लॉ के द्वारा क्या किया हुआ है, फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, जिसको लॉ, कोई भी लॉ ने क्या किया हुआ है, फॉरबिड किया हुआ है, अगर उस चीज को करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है, किसी भी एक्ट के द्वारा, जैसे कुछ एक्ट है जिसका पहले नाम था इंडियन पिनल कोड, इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। अब जैसे सुनिए इसको लेकर के कैसे है, इसमें इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर व्हाट, आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। जैसे मैं बताता हूं, अच्छा वॉइड में क्या बोला कि लॉ के द्वारा क्या नहीं मिलेगा, रिमेडी नहीं मिलेगा। इलीगल में क्या बोला, रिमेडी तो दूर की बात, कुटाई मिलेगी, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। कैसे, वो देखिए, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट किया एक माइनर के साथ, बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि इसमें एक वर्ड कोलैटरल आएगा, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर के साथ, और माइनर के साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वो इलीगल नहीं है, वो क्या है, वॉइड है। और वॉइड का मतलब हुआ कि लीगल रिमेडी आपको नहीं मिलेगा। आपने किसी माइनर को बोला था कि हम आपको 1 लाख रुपए का पॉलिथीन देंगे, आपने दे दिया, कोई बैन, चलिए पॉलिथीन हटाते, चेयर देंगे 1 लाख रुपए का, आपने उसे चेयर दे दिया, 1 महीने का क्रेडिट पे वो पैसा देने वाला था, गुजर गए 1 महीने, दूसरा महीना भी गुजरा, हर बार पूछ रहे हैं, बंदा बोल रहा है आजकल देते हैं आजकल देते हैं, नहीं दे रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के रिमेडी नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था,
ये इलीगल नहीं था, ये क्या था? वॉइड था। लीगल रिमेडी आपको नहीं मिला क्योंकि आपने कोई इलीगल काम नहीं किया था। आपने जो काम किया था उसमें लीगल रिमेडी नहीं था। ये दो अलग अलग चीज होता है। और इलीगल क्या होता है वो देखिए। अगर मान लीजिए कि आपने जो है वो माइनर को मान लीजिए पैसे दिए, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पुनीत ने जो है वो पैसे दिए, आर्यन को जो है वो पैसे दिए। क्यों पैसे दिए? क्योंकि जो है वो मान लीजिए कि पुनीत से आर्यन आए, बोले कि भाई 10,000 रुपए देगा। तो पुनीत ने बोला देख भाई मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं करता हूं इंतजाम। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। कहा मैं करता हूं इंतजाम। अब इन्होंने जो है वो यश को बोला कि भाई 10,000 रुपए दोगे? तो यश ने जो है वो नहीं पूछा। सुन रहे हैं आप ध्यान से? इसमें बहुत सारा चीज इफ बट वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। यश ने नहीं पूछा कि किस काम के लिए। अच्छे दोस्त थे, इन्होंने बोला भाई प्राइवेसी कोई बात होगी। तो इन्होंने बोला ठीक है ले ले, लेकिन मुझे कब दोगे? तो इन्हों याद आया कि आर्यन ने बोला था 1 महीने के लिए पैसे ले रहा हूं। कितने दिन के लिए? तो पुनीत ने सेफ साइड बोला कि भाई 45 डेज बाद दे दूंगा। कितने दिन बाद? उन्होंने सोचा कहीं सामने से डिले हो जाएगा, तो इसलिए कितने दिन का टाइम ले लिया। यश ने बोला भाई कोई बात नहीं, भाई है तू, भाई ले जा, ऐस कर। ठीक है। वो आए, ऐस तो नहीं किया उस पैसे का। वो किसको दे दिया? आर्यन को जो है वो दे दिया। आर्यन जो है वो माइनर है। क्या है? आर्यन जो है माइनर है, याद रखिए। लेकिन पुनीत और यश जो है, नहीं नहीं ध्यान कहीं और मत भटकाइएगा। पुनीत और यश जो है ये माइनर नहीं है, ये मेजर है। अब देखिए क्या होता है। 30 दिन बाद जो है वो बेसिकली जो है वो क्या मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं। और पैसे जो है वो नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहे हैं? यहां पे जो है वो आर्यन नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। पुनीत के पास कोई लीगल रिमेडी नहीं है। क्या नहीं है? लीगल रिमेडी नहीं है। लेकिन पुनीत ने पैसे आर्यन को देने के लिए किनसे पैसे लिए? यश से। एक कॉन्ट्रैक्ट पुनीत और आर्यन के बीच में हुआ है या नहीं? लेकिन इसको अंजाम देने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा है या नहीं? किसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? यश के साथ हुआ है। तो पुनीत और यश के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिस इज कॉल्ड कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जो मेन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किया गया। क्योंकि अगर इनके बीच में, किनके बीच में, पुनीत और यश के बीच में 10,000 रुपए वाला ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ना पुनीत के पास पैसे आएंगे, ना पुनीत किनको पैसे देंगे? आर्यन को। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी भाई? तो आर्यन ने पैसे मांगे थे, इसीलिए वो मेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और उसी को पूरा करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया? कोलेटरल। बिना इधर उधर भटके बहुत ध्यान से समझिएगा। केस लॉ में इतना छोटा सा प्रोविजन बस लिखिए, 2 नंबर पूरे आ गए, वो गड़बड़ है तो पूरे नंबर कट गए, 0 आ गए। अब पैसे नहीं दिए किसने? आर्यन ने। कोई रिमेडी नहीं है पुनीत के पास, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं। 30 दिन बीता, 35 दिन, 40 डेज, नाउ 45 डेज। गेस व्हाट? अब कौन पैसा मांगेगा? अब यश मांगेगा। किससे पैसा? पुनीत से, कि दे भाई मेरे पैसे। पुनीत अब कह रहे हैं कि भाई क्या पैसे दूं? आर्यन को देने के लिए लिया था, आर्यन ने तो दिया ही नहीं, तो मैं तुझे भी नहीं दूंगा। जब वो देगा तब मैं दे दूंगा तुझे। मुझे बताइए, क्या यहां पे जो है यस कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के पुनीत के अगेंस्ट, इन्हें आर्यन से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। पुनीत के अगेंस्ट लीगल रेमेडी ले सकते हैं या नहीं? कहा बिल्कुल ले सकते हैं। कहा भले पहला वाला मेन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, कोलैटरल, वो वैलिड रहेगा। क्या रहेगा? वैलिड। सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। जब जो है वो आर्यन ने जो है वो पैसे मांगे पुनीत से, पुनीत के पास पैसे नहीं थे, पुनीत गए यश के पास, बोला भाई 10,000 रुपए दोगे? 45 दिन में लौटा दूंगा। इस बार जो यश ने ऐसे ही पूछ लिया, भाई क्या करेगा, कोई दिक्कत, सब ठीक ना? बोला नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आर्यन को ना पैसे चाहिए थे तो उसके लिए ले रहा हूं। और आर्यन जो है एक माइनर है, सब खोल के बता दिया। अब पुनीत ने पैसे दिए। अब जो है वो किसने पैसे दिए? यश ने दिए। किसको पैसे? पुनीत को दिए। पुनीत ने किनको दिए? आर्यन को। कहानी सेम, नहीं दिया 30 दिन बाद, 35 में भी नहीं। पहुंच गए हम किस पे? 45 डेज पे। अब कौन पैसे मांग रहे हैं? यश पैसे मांग रहे हैं। किनसे पैसे मांग रहे हैं? पुनीत से पैसे मांग रहे हैं, अपने पैसे मांग रहे हैं।
पुनीत का सेम जवाब, भाई मुझे किसने नहीं दिया, जब आर्यन दे दूंगा तो मैं तुझे भी दे दूंगा। अब मुझे बताइए, अब की बार इन्हें रिमेडी मिलेगा? किनको के बारे में पूछ रहा हूं? यस। क्यों आप कह रहे नहीं? उन्हें पता था कि किसको दे रहा है। एकदम यहीं पे रुक जाइएगा। लॉ ने बोला कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है, क्या है, भले वो आपको पता हो कि कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका, जो आपका कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वैलिड है, लेकिन उसके लिए जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, ये आपको पता है, और उसके बाद भी आपने दिया तो भी लीगल रेमेडी मिलेगा। तो भी क्या मिलेगा? एकदम ध्यान से सुनिएगा, तो भी क्या मिलेगा? और इस केस में पूरा राइट है यस के पास कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के पुनीत की बजा सकते हैं और पैसे अपना क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। सुन लिया? दोनों केस में नहीं था पता तो भी, और पता था। अब सिचुएशन बदलते हैं। पुनीत के पास आर्यन आए, और आर्यन जो है वो नहीं है माइनर वगैरह। आर्यन ने जो है वो बोला कि भाई 10,000 रुपए दोगे? तो जो है वो पुनीत ने पूछा कि भाई क्या करोगे? तो बोला कि ना सर बहुत शानपति दिखाते हैं, टपकाना है इन्हें। एक देसी कट्टा लाएंगे भाड़े पे, एक दो गोली डालेंगे उसमें और इनको टपका डालेंगे। पुनीत ने बोला यार तूने तो मन की बात कह दी, टपका दे, क्लास एक्सटेंड होता है, ये होता है, टपका ही दे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं इंतजाम करता हूं पैसे का। ध्यान से सुनिएगा, इस बार भी पुनीत गए किनके पास? यस के पास। और यस को बोला कि भाई 10,000 रुपए दोगे? यस हैज आस्क्ड नथिंग कि आप क्या पर्पस है। उन्होंने 10,000 क्या कर दिए, दे दिए। टाइम तय हो गया कि इतने दिन में क्या करेंगे, वापस जो है वो दे देंगे। मान लीजिए 45 डेज ही हम रखते हैं, ठीक है। अब वो पैसे ला करके किनको इन्होंने दे दिया? इन्होंने दे दिया किनको? आर्यन को दे दिया। आर्यन ने जो है उस पैसे से अपना किया इंतजाम, और उससे जो है मेरे पे हमले की प्लानिंग की। गलती से आर्यन भूल गए थे कि सर जो है इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर थे, जिनकी कमांडो ट्रेनिंग होती है। ये कट्टे तो जो है वो ऐसे ही इनके हाथ में ही फट जाएंगे। तो इन्होंने जो है वो चलाया, और हम जो है आराम से रजनीकांत वाले स्टाइल में टुई, और हम क्या हो गए? नहीं, रजनीकांत ऐसे 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 करके गोली से बच जाते हैं। मिथुनदा तो और कमाल करते हैं। एक मिथुनदा के पास पिस्टल है, उसमें एक गोली है, और मिथुनदा के पास एक क्या है, चाकू भी है। दो लोग भाग रहे हैं, बताइए गेस व्हाट, मिथुनदा क्या करेंगे? एक पिस्टल से क्या करेंगे, गोली चलाएंगे, एक को मारेंगे, और चाकू एक पे फेंकेंगे। बोलिए, नहीं, गलत। मिथुनदा जो है वो एक गोली चलाते हैं, और गोली आगे आगे जा रहा है, चाकू निकाला और मारा, गोली दो पार्ट में भट गया, एक इसको लगा और एक क्या लगा, उसको लगा। तो अब ऐसे ही करते हुए जैसे भी वो मैं बच गया। अब जब मैं बच गया तो बारी आई कि पैसे की। तो जो है वो पुनीत अपना पैसा मांग रहे, क्योंकि किनको देना है? यस को। बोले क्या बात कर रहा है यार, मरे भी नहीं और वो देख भी लिया है, सुना है ढूंढ रहे हैं कि ऐसे तो गरीब आदमी लेकिन पहुंच बहुत ज्यादा है, उसमें रह चुके हैं, ये रह चुके हैं, वो है, दिस है, दैट है। भागता फिर तेरे पैसे कहां से दूं? अब यहां तो जो हुआ सो हुआ। क्या पुनीत जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं? इस पे पुनीत की बात करते हैं, मेन कॉन्ट्रैक्ट। क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के रिमेडी लेंगे, लीगल रिमेडी? किस बात का दिया था ना 10,000 रुपया, किसको दिया था? आर्यन को। जाकर के बोलेंगे कोर्ट देगा इनको पैसा? कोर्ट देगा कि आपने जो है वो किस चीज के लिए पैसे दिए। ठीक, अब सुनिए, 45 दिन हुआ, अब कौन पैसे मांग रहे? यस और पुनीत के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? कोलेट्रल। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट था। पुनीत को जो है वो नहीं था पता कोई भी चीज, यही मैंने बताया था। अब जो है वो पुनीत अगर जाते हैं तो पुनीत को लीगल रिमेडी मिलेगा? मिलेगा। इसीलिए मिलेगा क्योंकि उनको ये नहीं था पता कि उन्होंने किस चीज के लिए क्या दिए हैं, पैसे। अब इस बात पे मत जाइएगा सर ये कैसे साबित होगा, उसको लिटिगेशन बोलते हैं। और लिटिगेशन एक बहुत बड़ा चीज है। जब एलएलबी करके 3-4 साल प्रैक्टिस कीजिएगा तो यही साबित करने पे ही तो सारा खेल होता है। आप तो लॉ समझिए। अब जो है वो पुनीत के पास, अब जो है वो यश के पास राइट है कि वो पुनीत से पैसे क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अब इसी में देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अगर पुनीत को भी ये बात पता था, क्या सॉरी यश को ये बात पता था
जब वो पुनीत को पैसे दे रहे थे तो पुनीत ने बताया था, पूछ दिया था, जैसे पिछली बार नहीं पूछा था उन्होंने कि किस पर्पस के लिए, तो एक बार पूछा एक बार नहीं पूछा, पूछा तो बता दिया कि आर्यन को दे रहे हैं, जो कि क्या है, माइनर है। इस बार बता रहे हैं किसको दे रहे हैं, आर्यन को दे रहे हैं, जो माइनर वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन इस पैसे से जो वो सर को टपकाने के लिए कार्यक्रम करेगा। यस बोलता है भाई मस्त, मेरे तरफ से भी सहमति, और उन्होंने पैसे दे दिए। अब मुझे एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, क्या इस केस में यस जो है वो जाकर के रिमेडी ले सकते हैं पुनीत के अगेंस्ट? तो देखिए आखिर हम पहुंचे कहां पे, इतने कहानी से पहुंचे कहां पे हैं। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि अगर आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पे जो आपका कोलैटरल है वो वैलिड रहेगा। क्या रहेगा? चाहे आपको पता हो या ना पता हो, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट शैल रिमेन व्हाट, वैलिड। लेकिन अगर इलीगल है तो उस पे जो आपका क्या है, कोलैटरल है, अगर आपको वो जानकारी है तो वो भी क्या माना जाएगा, वॉइड। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो क्या रहेगा, वो वैलिड रहेगा। क्लियर है? बस एक छोटे से बात को हम इस बात से समझे, और ये नहीं कि इतना समझने के बाद एग्जाम में आए तो फिर वही हाल कीजिएगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। और बुद्धू चिड़िया जाल में फंसी हुई रहती है, दाना खा रही होती है और बोल रही होती है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और जाल में फंसना मत। इतने चीज बताने के बाद गड़बड़ मत कर दीजिएगा। कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल एग्रीमेंट इन केस ऑफ व्हाट, वॉइड एग्रीमेंट इज वैलिड। कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, कोलैटरल एग्रीमेंट इन केस ऑफ illegal contract is also void when you have knowledge about. It is valid when you have no knowledge about the illegality. Clear है? हाँ या ना बोलेंगे? पक्का है या एक बार और मुझे भौंकना है? डन है? मैं अपने सेफ्टी के लिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लीगल रेमेडी नहीं है लेकिन इलीगल नहीं है। इलीगल इसके बेसिस पे कोई आपका जो है वो कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चाहे जानकारी हो या जानकारी ना हो, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा वैलिड रहेगा। वो वॉइड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो वैसे ही आपका इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन उसके बेसिस पे कोई क्या किया है, कोलैटरल किया है, तो वो आपका जो है वो तभी वैलिड होगा जब कोलैटरल करने वाले को नॉलेज नहीं था, और अगर उसको नॉलेज था तो वो भी क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो देखिए अब इसी चीज को कैसे बोला। ए वॉइड एग्रीमेंट इज व्हाट, नॉट नेसेसरली इलीगल। लेकिन बताइए इलीगल एग्रीमेंट हमेशा क्या होगा, वॉइड होगा। नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, माइनर को पैसे देना लॉ ने मना नहीं किया हुआ है, भुगतिए, मिलेगा नहीं आपको। और बताऊंगा माइनर पे लेकर के बहुत बात करेंगे जब हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे डिटेल में। कब? यूनिट 3 में जब आएंगे। आर फॉरबिडन अंडर, फॉरबिडन मतलब द थिंग विच इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट, फॉरबिडन, जिसने लॉ ने क्या किया हुआ है, मना किया है। पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। पार्टीज टू इलीगल एग्रीमेंट आर पनिशेबल अंडर लॉ। देखिए ना, माइनर को आपने पैसा दिया तो आपको जेल थोड़ा ना होगी, ठीक है, पैसे रिकवर नहीं होंगे, लेकिन आपने कोई इलीगल काम नहीं किया। लेकिन आपने किसी को पैसे दिए जिससे वो बंदूक खरीदे, किसी का खून करे, तो बताइए अब आपके ऊपर केस होगा या नहीं होगा, सजा होगी या नहीं होगी? यही बात तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट में ऑल्सो भी वॉइड, इट में वैलिड ऑल्सो। जो हमने लास्ट में बात किया है, जिसके लिए इतनी बातचीत की, लेकिन यहां देखिए एग्रीमेंट कोलैटरल टू व्हाट, इलीगल एग्रीमेंट आर ऑलवेज क्या कहते हैं, हमेशा ये क्या रहेगा, वॉइड, क्योंकि उसने जनरल सेंस ले लिया, इसीलिए वो हमेशा क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। जब तक केस लॉ नहीं दिया रहे तब तक डिफरेंस करने में ये बात आप लिखेंगे। केस लॉ में दिया हुआ रहेगा तो सिचुएशन के बेसिस पे लिखेंगे कि वेदर इट इज इन्फॉर्म्ड और नॉट इन्फॉर्म्ड। अब देखिए यहां पे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या किया, लॉ के कुछ चीजों को फुलफिल नहीं किया। जरा याद कीजिए, आज ही हमने पढ़ा हुआ है इन्फोर्सिबिलिटी, कुछ ध्यान आ रहा है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किस में होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ओरल भी, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, सिर्फ, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, बताइए नहीं है रिटर्न तो इन्फोर्सेबल होगा? चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, कहीं कोई रिमेडी मिलने वाला नहीं है। आपका जो प्रॉपर्टी है, खरीदा था आपने किसी से, नहीं लगाया उस पे स्टाम्प पेपर पे, बस उसने कागज दिया, आपने भी लिया, साइन करके रख लिया, खुश हैं,
प्रॉपर्टी हो गया ट्रांसफर, मिलेगा रिमेडी? नहीं मिलेगा। स्टाम्प पेपर तो चिपकाया था प्रॉपर, रजिस्ट्री नहीं करवाया, मिलेगा रिमेडी? बस यही चीज कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ के द्वारा कुछ चीजों का होना जरूरी था और आपने वो नहीं किया तो वो लॉ के द्वारा भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा। इसी को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे टाइप में मिक्स होगा, कोई बात नहीं है, हमें जो पूछा जाएगा हम उसको डिफाइन करेंगे। हर बार ऐसे नहीं जाएंगे सर तो फिर इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, नहीं पढ़िए इस चीज में, बल्कि क्या देखिए आप कि अगर हमसे पूछा गया अनइन्फोर्सेबल तो क्या हम अनइन्फोर्सेबल बता पा रहे हैं? अगर हमसे पूछा गया इलीगल तो क्या हम इलीगल बता पा रहे हैं? दैट इज योर कंसर्न। आइए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब हम किस बेसिस पे आ गए हैं? हमें 3 तरह का पढ़ना था। पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, अब इसी में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, एक तो हमने बोल के किया, एक है हमने कुछ नहीं बोला तो भी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रास्ते में जा रहे हैं, कोई सामान मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने किसी को नहीं बोला था हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, गलती से हमारे अकाउंट में पैसा आया, अब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमें उसके पैसे क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। ये सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक की चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। पहले लिखिए होमवर्क। अब अभी तक जितने चीज बताया है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन रिपीट करना है। कौन सा? अब कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं 5 मार्क्स में कहां तक जा पाते। लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक चीज और देखिएगा, आप लोग जब एक्ट लिखते हैं ना बच्चा, हमेशा एक्ट का ए हमेशा कैपिटल रहेगा, इंडियन का आई कैपिटल रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का सी कैपिटल रहेगा और एक्ट का तो ए हमेशा कैपिटल रहेगा। और एक्ट लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं और तब लिखते हैं ईयर, और इसके बाद अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर कॉमा लगा करके कंटिन्यू। जैसे अगर आप लिख रहे हैं एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक कॉन्ट्रैक्ट तो ये ऐसे ए रहेगा, ये नहीं कि यहां पे कैपिटल कर दीजिएगा क्योंकि सेंटेंस आपका रनिंग सेंटेंस है। अब इसमें देखिए आपका कंटेंट हो गया 2H, फिर वो दोनों चीज जो छोड़ने वाले हैं, फिर सेक्शन 10 एंड अदर देन। देखते हैं आप कहां तक कैसे इसको क्या करते हैं, पहुंच पाते। लेकिन कितने मार्क्स का है? 8 मिनट में जितना लिख सकते हैं, ये आपकी काबिलियत हो। ठीक है, तो चलिए यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।